नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे, सीटेट एग्जाम के लिए अगर कोई स्टडी मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण है, वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 6 फरवरी 2023 में जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसी क्वेश्चन पेपर को हम सब कवर करेंगे। और यह दोस्तों पेपर 2 है। पेपर 2 के अंतर्गत हम सब दोस्तों जो बाल विकास के आपके 30 क्वेश्चन है उसको हम सब कवर करेंगे। यशस्वी सामाजिक अध्ययन से दोस्तों टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे। 30 क्वेश्चन हिंदी से कवर करेंगे। टोटल आज हम सब दोस्तों 1 से 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। कमेंट करके बताइए आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हम सब हर क्लास को चैप्टर वाइज बांट दिए हैं। जैसे आपको बाल विकास ने आपने 30 क्वेश्चन को कवर किया, आपको लगता है कि अब हमको हिंदी के 30 क्वेश्चन को कवर करना है, सीधा आप इस चैप्टर से इस चैप्टर पे चले जाएंगे। आपको सर्च करने में आसानी होगी। ऐसा नहीं आप सिर्फ हर भगा के चेक करिए कहाँ कहाँ से हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ऐसा नहीं, नीचे आपको चैप्टर दिख रहा है, आप जिस भी चैप्टर पे जिस भी सब्जेक्ट को सॉल्व करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके सीधा उस सब्जेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी करें तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों 2011 से लेकर अभी तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप करीब 200 प्लस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। आपको किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना हो, उस पर क्लिक करके आप उस ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। किसकी बात करें? सूक्ष्म। दोस्तों सूक्ष्म में पहला ऑप्शन है सड़क पर दौड़ना, सेकंड ऑप्शन है नदी में तैरना, थर्ड ऑप्शन है फुटबॉल को लात मारना, लास्ट है धागे में मोती पिरोना। सूक्ष्म मतलब दोस्तों छोटा, आप जानते हैं ना सूक्ष्म मतलब छोटा होता है। तो छोटा गत्यात्मक कौशल कौन सा है? आप कहेंगे ऑप्शन 4 ही आपका राइट आंसर होगा। धागे में मोती का पिरोना दोस्तों आपका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहलाएगा। बाकी सड़क पर दौड़ना, नदी में तैरना, फुटबॉल को लात मारना, ये सब आपके सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत अनुदेशित करता है कि विकास। देखिए, विकास के बाद अगर हमसे बात करें तो विकास जो है, किसी बच्चे का विकास कैसे होता है? आप जानते रहे बच्चे का विकास सर से पैर की तरफ होता है, केंद्र से बाएं की तरफ होता है। ये चीज आप जानते रहिए। कह रहे हैं कि सिर से पाँव की ओर होता है, या फिर जटिल से सरल की ओर बढ़ता है, या फिर विशिष्ट से सम्मान्य की ओर बढ़ता है, या लास्ट है बाएं से केंद्र की ओर बढ़ता है। देखिए, हमने आपको बताया बच्चे का विकास कैसे होता है, केंद्र से बाएं की तरफ होता है। फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, विशिष्ट से सम्मान्य की ओर। आप कहेंगे बच्चा पहले सूत्र बनाना सीखेगा तब छोटी छोटी चीजें थोड़ी जानेगा। पहले बच्चा छोटी छोटी चीजें जानने का प्रयास करता है तब सूत्र बना लेता है। इसलिए थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। जटिल से सरल नहीं दोस्तों, बच्चे का विकास हर समय सरल से जटिल की तरफ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सिर से पाँव की ओर बढ़ता है। तो ये दोस्तों एकदम फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। फिर बच्चे का जो शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे का विकास सिर से पाँव की तरफ होता है और केंद्र से बाएं की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बच्चे में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है और द्वितीयक संस्था आपको बताना है। देखिए, बच्चे का जो सामाजिकरण की अगर हम सब बात करें तो सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था के अंतर्गत वह संस्था आती है जिसमें बच्चा स्वयं से आता है। जैसे परिवार हो गया, दोस्त हो गए, पड़ोसी हो गए, इसमें बच्चा स्वयं से आता है, इसलिए प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है। द्वितीयक सामाजिकरण की संस्था जिसमें बच्चा दूसरे के द्वारा लाया जाए, वह स्वयं से नहीं आता, किसी दूसरे के द्वारा लाया जाता है, वो आपकी द्वितीयक संस्था कहलाती है। प्राथमिक संस्था क्या है? एकदम नजदीकी आस पड़ोस। सेकंड है जन संचार माध्यम। थर्ड है मुद्रित माध्यम। सेकंड धार्मिक संगठन। फिर विद्यालय, परिवार, कानून, समाचार पत्र। देखिए, विद्यालय आपका कौन सा सामाजिकरण में आता है? विद्यालय आपका सेकेंडरी सामाजिकरण में आता है, परिवार आपका फर्स्ट में आता है। तो ऑप्शन थर्ड आपका गलत हो जाएगा। अगर उल्टा होता फिर सही होता। इसमें ऑप्शन जो आपका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। एकदम नजदीकी पड़ोसी, जो उसके बच्चे के पड़ोसी हैं, वह सामाजिकरण की संस्था में, प्राथमिक संस्था में आएंगे, और जनसंचार माध्यम आपका द्वितीय संस्था के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे का चिंतन वैज्ञानिक होता है? देखिए, जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है, आप जानते रहिए एक चीज की
पियाजे का जो सिद्धांत है उसका सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इन्होंने बच्चे का विकास बताया है कि बच्चे किस प्रकार से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं और उनका कैसे विकास होता है। संवेदी गामक अवस्था, यह अवस्था दोस्तों 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है। जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 2 वर्ष तक जो अवस्थाएं होती हैं वो संवेदी गामक अवस्था कहलाती हैं। इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वह अवस्था होती है 2 से लेकर 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर आपका होते हैं दोस्तों 14 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आप 11+ कह सकते हैं या फिर 11 से 14 कह सकते हैं। तो यही जिन पियाजे ने बताया था, इतनी अवस्थाओं में बताया था। इन्होंने बताया था कि संवेदी गामक अवस्था में बच्चे का किस प्रकार विकास होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कैसे विकास होता है, मूर्त संक्रियात्मक में कैसे विकास होता है, औपचारिक संक्रियात्मक में कैसे विकास होता है, इसी बारे में इन्होंने चर्चा किया था। इसमें वैज्ञानिक चिंतन की बात कर रहे हैं, बच्चा किस अवस्था में चिंतन करने लगता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 4th अवस्था में। इसमें दोस्तों 3rd अवस्था जो होती है, इसमें मूर्त अवस्था, मतलब कोई चीज बच्चा देखता है उसके बारे में चिंतन कर लेता है, यह आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। लेकिन जिस अवस्था में बच्चा के सामने कोई चीज ना देखे तब भी उसके बारे में चिंतन कर ले, यही आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कही जाती है। बाकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें बच्चा दूसरे के हिसाब से बताए हुआ काम करे, तो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें बच्चा खुद से चिंतन नहीं कर पाता है। आप बता देंगे बच्चा कि यह गलत है, बच्चा वह गलत समझेगा। आप बता देंगे यह सही है, बच्चा सही समझेगा। संवेदी गामक अवस्था थी, दूसरे के ऊपर पूर्णतः निर्भर होते हैं। ऑप्शन इसमें आपका 4th इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला भी क्वेश्चन जिन पियाजे के संबंधित है। जिन पियाजे का सिद्धांत आप जान ही चुके हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जिन पियाजे महोदय ने दिया था। जिन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? ऑप्शन है जैविक परिपक्वता, सेकंड है अध्यापक व्यक्तित्व, थर्ड है पुरस्कार एवं दंड, लास्ट है निजी भाग। जिन पियाजे ने जो समर्थन दिया था किस पे दिया था? जैविक परिपक्वता पर दिया था। तो ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जैविक परिपक्वता पर जोर दिए थे किसने? जिन पियाजे महोदय ने। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आर्यन अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अपने कार्यों का विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। इस समय आर्यन नैतिक तार्किकता के किस स्तर पर है? देखिए, जो आर्यन है वह अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने कार्यों के विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित कर रहा है। तो आर्यन कौन सी अवस्था में है? पहली अवस्था है, पहला ऑप्शन है पूर्व परंपरागत अवस्था, सेकंड है परंपरागत अवस्था, थर्ड है उत्तर परंपरागत अवस्था, लास्ट है अमूर्त परंपरागत अवस्था। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही होगा दोस्तों। नैतिक तार्किकता किस पे है? तो ऑप्शन थर्ड सही होगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है, नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया है? नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया? आप जानते हैं कोहलबर्ग ने दिया था नैतिकता का सिद्धांत। इसमें उन्होंने एक हिंज की कहानी थी, हिंज की कहानी पे ही इन्होंने अपना पूरा अध्ययन, तो कहानी या तो इनको और थी लेकिन जो सबसे फेमस कहानी थी हिंज की कहानी थी। हिंज की कहानी में इन्हें बताया था कि बच्चा कैसे नैतिक तर्कड़ा का सिद्धांत, कैसे तर्कड़ा करता है, कैसे अपने जो उसका टारगेट होता है वहां पे कैसे पहुंचता है, इन सब के बारे में कोहलबर्ग ने बताया था। इनको हिंज की कहानी के 3 चरण होते हैं और 3 चरण के 2 उपचरण होते हैं। उपचरण की संख्या 6 होती है और चरणों की संख्या 3 होती है। हर चरण में इन्होंने बताया है कि बच्चा कैसे कब तक परिवार का कहना मानता है, कब तक उसके बाद कब वो सही और गलत में अंतर करने लगता है। जैसे अभी हम बच्चों को सिखा दें कि चोरी करना गलत काम है, तो रेड लाइट पार करना, जैसे कहीं आप जा रहे हैं रास्ते में लाइट रेड है तो आपको उसको नहीं पार करना है, बच्चा वो आप मानेगा, उसे हर चीज़ पता है। अभी वो छोटे एज में है, उसे लगेगा पापा ने बताया था उनको लाल लाइट नहीं पार करना है जब तक ग्रीन ना हो जाए। लेकिन जब वो परिपक्व हो जाएगा तब उसे यह पता चल जाएगा कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई मर रहा है, तो फिर हमको वहाँ पे रेड लाइट का आशा नहीं देखना है, हमको जाकर उसको बचाना चाहिए। अब उसके अंतर्गत खुद की तार्किकता आ गई है। यही सब इसमें बताने का प्रयास किए थे। हम सब जो थ्योरी क्लासेस कर रहे हैं वहाँ पे आपको इसके बारे में बता ही रहे हैं, तो इसमें जानते रहिए। ऑप्शन सेकंड सही होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न को हल खोजने में अटक जाते हैं, उन्हें मदद देने के लिए प्रभावशाली तरीका कौन सा है? देखिए, यह होता है आपके बैगोस्की महोदय ने एक सिद्धांत दिया था, इसको फोल्डिंग।
जिसे पाठ के नाम से आप जानते हैं। जब बच्चा कोई चीज़ बताने का प्रयास कर रहा है, वो बता तो रहा है लेकिन कुछ कुछ बच रहा है, आप उसे थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो वह उस पे अपने हेल्प पे पहुंच जाएगा। यही कहलाता है पाठ देना। इसमें क्या करें, जब विद्यार्थी प्रश्न को हल खोजने में अटक जाते हैं, उन्हें मदद के प्रभावशाली कौन सा तरीका है बताने पर पहला है प्रत्यक्ष रूप से उत्तर बता देना। आप सीधा सीधा आंसर ही बता देंगे, कहीं कि नहीं, आपको सीधा आंसर नहीं बताना चाहिए, बल्कि उन्हें इशारे में या फिर थोड़ा हट के अलग तरीके से बताना चाहिए, ताकि वह अपना सोच, अपनी थिंकिंग इस्तेमाल करें। सेकंड है गलत उत्तर के लिए दंड देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। आंशिक रूप से हल समाधान प्रस्तुत करना। लास्ट है आप प्रासंगिक सूचनाओं द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना। आप कहेंगे तीनों ऑप्शन इसमें गलत है। सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है आंशिक रूप से। आप थोड़ा सा बताइए ताकि वो अपने उत्तर पर पहुंच जाए। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विद्यार्थी में संज्ञानात्मक विकास को सम्मिलित करने के लिए ले बैगोस्की ने किसकी अनुशंसा की है? ऑप्शन है पहला व्याख्यात्मक शिक्षण, सेकंड है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन, थर्ड है निष्क्रिय अनुकरण, लास्ट है समर्थित अधिगम। इसमें जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर समर्थित अधिगम, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ले बैगोस्की महोदय ने इसकी अनुशंसा की थी, समर्थी अधिगम। और ले बैगोस्की का जो सिद्धांत था आप जानते हैं, सामाजिक संस्कृति का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? आपके बैगोस्की महोदय ने दिया था। इनका मानना था कि बच्चा जो है संस्कृत के माध्यम से, संस्कृत मतलब सांस्कृतिक समझिए, संस्कृति नहीं दोस्तों, सांस्कृतिक के माध्यम से, उसका जो कल्चर है उसके माध्यम से बहुत अच्छा से सीखता है या फिर समाज के द्वारा सीखता है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रगतिशील शिक्षा की बात करें। प्रगतिशील शिक्षा, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। सेकंड है अध्यापकों को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत मानती है। देखिए अध्यापकों को बात करें, प्रगतिशील शिक्षा का मतलब यह होता है कि सर्वा बच्चा वो टीचर होता है, नहीं दोस्तों, यह गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय गृहकर्ता मानती है, बच्चों को कह रहे हैं निष्क्रिय है, ऐसा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में असंगत मानती है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब यही होता है कि विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। आसमिया दूसरों की मनोदशा और अफ्रीड़ा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत ही लोकप्रिय हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आसिमा खाली जगह बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है। देखिए सबसे पहले इसमें एक चीज जानिए कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए किसने थे? आपके हार्वर्ड गार्डन महोदय ने दिया था। इन्होंने बताया था कि बुद्धि जो है अलग अलग प्रकार से होती है, एक प्रकार से बुद्धि नहीं होती। और सही भी दोस्तों कि बुद्धि जो है सभी लोगों में अलग अलग प्रकार से होती है। किसी में अलग कौशल होता है, किसी के तर्क करने की क्षमता, सोचने की क्षमता अलग अलग होती है। तो वही बताने का प्रयास किए थे। इसमें जो आसमिया है क्या कर रही है इसको बताइए पहले आप। आसमिया दूसरों की मनोदशा, आसमिया क्या कर रही है? आसमिया दूसरों की मनोदशा और अफ्रीड़ा का प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता के कारण है। और दूसरों की जो मनोदशा है उसको समझ ले रही है। ये कौन सी बुद्धि कहलाएगी? अंतरावैयक्तिक, प्रकृतिवादी, संगीत या फिर तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतरावैयक्तिक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? अंतरावैयक्तिक। जो दूसरे की मनोदशा को समझ ले वह आपके अंतरावैयक्तिक होती है। एक होता है अंतरावैयक्तिक, एक होता है अंतर्वैयक्तिक, दोनों में अंतर होता है, इस चीज आप जानते रहिए। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए परियोजना कार्य, समूह कार्य, चर्चाएं और वाद विवाद को शामिल करना चाहिए। किसकी बात करें? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। यह सही है दोस्तों, इस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। सेकंड है अधिगम विद्यार्थियों को सामाजिक संस्कृतियों के संदर्भों से स्वतंत्र है। आप इनका कहने का मतलब है, आर का कहने का मतलब है कि जो अधिगम होता है वह बच्चे का जो सामाजिक संस्कृति होता है उससे अलग होता है, वो स्वतंत्र है। ऐसा नहीं होता, जो बच्चे का सीखने की प्रक्रिया होती है वह समाज से ही होती है, संस्कृति से ही होती है। तो ऑप्शन आपका आर गलत हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कोई है? हाँ, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड सही है, ये सही है लेकिन आर गलत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लड़के गणित में अच्छे होते हैं, लड़कियां संगीत और नृत्य में अच्छी होती है। यह कथन किसकी ओर इंगित करता है? देखिए जैसे मैं घर पे कोई रिलेशन के आ गए,
आपके जो घर वाले होते हैं सीधा कहते हैं बेटी जाकर चाय बनाओ। कभी ऐसा सुना है कि बेटा जाके चाय बनाओ? ऐसा नहीं सुने होंगे। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ कहीं प्रमाणित हो गया है कि लड़कियां ही चाय बनाएंगी, लड़के चाय नहीं बना सकते? सब्जी लाना हो, बाजार जाना हो, तो आप कहेंगे बेटा जाके सब्जी लाओ, बाजार जाओ। लड़कियां भी तो जा सकते हैं। यही दोस्तों आपके जेंडर रूढ़वादिता कहलाते हैं, जहाँ पर हम जेंडर को अलग अलग महत्व दें। ऐसा तो है नहीं कि जैसे कहते हैं ना कि लड़कियों का मैथ कमजोर होता है, लड़कों का तीव्र होता है। क्या ऐसा कहीं प्रमाणित है? कहीं बुक में आपको लिखा गया है, प्रमाण है कि हाँ लड़कियों का मैथ कमजोर होता है? नहीं। बहुत लड़के भी ऐसे होते हैं जिनका मैथ बहुत गंदा होता है, और बहुत लड़कियां होती है जो मैथ में बहुत अच्छा करती हैं। इसलिए आप यह नहीं कर सकते कि लड़कियों लड़कियों के लिए सिर्फ गृह विज्ञान बनाए और लड़कों के लिए सिर्फ मैथ बनाए। यह क्या कहलाएगा? जेंडर रूढ़वादिता, जेंडर समानता, जेंडर सीमितता, जेंडर समतुल्यता। यह जेंडर रूढ़वादिता कहलाएगा। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के विविध प्रकार के अधिगम आवश्यकता को संबोधित करने के लिए अध्यापकों को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए इसमें नहीं पूछा गया है, और जिस भी ऑप्शन में आपको नहीं पूछा जाए उसे आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों ध्यान नहीं देते और वही क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। पहला ऑप्शन है, इसकी बात करें, विद्यार्थियों के विविध प्रकार के अधिगम आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए। पहला ऑप्शन है, विषय वस्तु को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करना चाहिए। सेकंड है, विद्यार्थियों में अधिगम और स्वयं नियमन कौशल विकसित करने चाहिए। थर्ड है, विद्यार्थियों के निपुणता उन्मुखी लक्ष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लास्ट है, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक संदर्भों के आधार पर नामीकरण, लेवल और वर्गीकरण करना चाहिए। देखिए नामीकरण आप किसी को नहीं कर सकते, लेवलिंग नहीं कर सकते कि सबको अलग अलग कर दें। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और गलत ही हमको बताना था, तो ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। गतिविधि के दौरान अधिगम अंतरों, कमियों को समझने के लिए आकलन का प्रभावशाली तरीका कौन सा नहीं है? यहाँ पे भी नहीं है, तो आप इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा। किसकी बात करें? गतिविधियों के दौरान। ऑप्शन है पहला, मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित आकलन, रचनात्मक आकलन, सहपाठी आकलन, स्व आकलन। आप कहेंगे ये तीनों आकलन बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें जो फर्स्ट आकलन है मानकीकृत, स्टैंडर्ड आपको नहीं करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज गलत है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को सम्मिलित करेगा? समालोचनात्मक चिंतन एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, इसको जानते रहिए। अगर जिस भी ऑप्शन में समालोचनात्मक चिंतन है वह बच्चे के लिए पॉजिटिव का संकेत है। करेंगे कि समालोचनात्मक चिंतन जहां बच्चा खुद का दिमाग इस्तेमाल करें 5 से 23 गुणे 5 से 23 को 62 से गुणा करें। क्या यह समालोचनात्मक चिंतन को सम्मिलित कर रहा है? बच्चों को दे दिए सवाल 523 में 62 का गुणा कर दीजिए, बच्चा सीधा सीधा कर दिया। इसमें क्या कुछ अपना दिमाग खुद से भी लगाया? आप कहेंगे नहीं, इसमें खुद से दिमाग नहीं लगाएगा, और आंसर सबका सेम रहेगा। हम 50 में से 500 बच्चों को अगर ये सवाल देंगे, सबका आंसर सेम ही आएगा। हरियाणा कब स्वतंत्र हुआ? यह सब फिक्स आंसर है। आपको ऐसे आंसर की तरफ जाना है जहाँ पे एक फिक्स आंसर ना हो, बच्चे को सोच के तर्क करके उसका जवाब देना पड़े। गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? आप कहेंगे सब जानते हैं, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से है। तो ये एक फिक्स आंसर है। आप 1000 ने 1 लाख बच्चों से पूछेंगे, सभी यही जवाब देंगे। इसके बाद है, आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? अब आप कहेंगे इस सवाल का आंसर आप अगर सब बच्चों से पूछेंगे, सब बच्चों का सेम रहेगा? नहीं। ऐसे आंसर का जवाब देने के लिए बच्चा सोचेगा, गलत सही बताने का प्रयास करेगा। इसलिए ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करती है? किसकी बात करें? समावेशी शिक्षा। पहला कथन है निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थी। सेकंड है विविध जेंडर उन्मुखी विद्यार्थी। थर्ड है विशिष्ट अधिगम अक्षमताओं वाले विद्यार्थी। ऑप्शन है केवल थर्ड सही है। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड दोनों सही है। वो सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन था, पहला और थर्ड सही है। लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही है, ये तीनों ही सही हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से विकलांगता सामाजिक संप्रेषण के क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देता है? इसकी बात करें, संप्रेषण की बात कर रहे हैं।
ऑप्शन है स्वलीनता, गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य, गतिशीलता, बाध्यता। देखिए यह सभी प्रकार से एक प्रकार से विकार होते हैं। कोई बीमारी नहीं है कि अब बीमारी है ठीक नहीं होंगे, यह एक विकार होते हैं जो कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं। इसमें कह रहे हैं कि सामाजिक संप्रेषण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देती है, तो वह स्वाधीनता। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आप विकार और बीमारी में अंतर जानते रहिए। विकार कुछ एज के बाद ऑटोमेटिक सही हो जाता है, बीमारी जो होती है एक लंबे समय तक चलती है, तब बीमारी आपका सही होता है। ऑप्शन जानते रहिए विकार और बीमारी में अंतर क्या होता है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ध्यान अवधान अति क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे ADHD क्या है दोस्तों? ADHD विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक ही समय पर अनेक कार्य करने के लिए देना चाहिए, परिवेश में विकर्षण को कम से कम करना चाहिए। थर्ड है ऐसे प्रदत्त कार्य देना चाहिए जिनमें लंबी अवधि वाले ध्यान की जरूरत हो। लास्ट है ऐसे कार्य देने चाहिए जिसमें सहपाठियों को निष्क्रिय रूप से सुनना हो। देखिए ADHD की अगर हम सब बात करें, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही है, परिवेश में विकर्षण को कम करना। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गति विषयक विकलांगता वाले विद्यार्थी के सफल समावेशन को सुनिश्चित करता है? ऑप्शन है पहला भवन तक पहुंच को आसान बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट। सेकंड है बैठने की व्यवस्था में जल्दी बदलाव। सेकंड है भवन की ऊपरी मंजिल पर कक्षाएं आयोजित करना। लास्ट है ऐसी गतिविधियों को भी अविकल्पित करना जिनमें जल्दी गतिशीलता की आवश्यकता है। अब इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। किसकी बात है? विकलांगता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करता है। तो आप जो बच्चा विकलांग है उसके लिए व्यवस्था करिए कि वह बच्चा सही से विद्यालय में पहुंच पाए, इसलिए ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही होगा। भवन तक पहुंच को आसान सुगम बनाने के लिए आप रैंप का प्रयोग करें, लिफ्ट का प्रयोग करें। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेधावी विद्यार्थी विशेषकर पहला ऑप्शन है नई अवधारणाओं को सीखने में अधिक समय लगाते हैं। सेकंड है अधिगम स्थापित में कठिनाई का अनुभव करते हैं, उप अवधारणाओं के मध्य संबंधों को नहीं खोज पाते, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखते हैं। जो मेधावी विद्यार्थी हैं तो आप कहेंगे उनके अंतर्गत यह सब देखने को मिलता है। ऑप्शन इसमें जो आपका सही हो जाएगा तो फोर्थ ही होगा, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य अभिविन्यास विद्यार्थी को समझने के लिए सीखने हेतु अप्रेरित करते हैं? लक्ष्य अभिविन्यास पहला ऑप्शन है निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित। सेकंड है निपुणता उन्मुख परिवर्जन केंद्रित। थर्ड है निष्पादन उन्मुखी उपागम केंद्रित। लास्ट है निष्पादन उन्मुखी परिवर्जन केंद्रित। तो अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है, निपुणता ऑप्शन फर्स्ट सही है, निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान विशिष्ट संदर्भों में विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाओं की संभावना का सही मिलान है? इसमें जो मिलान है वो कुंठा है। इसमें कौन सा मिलान सही कौन गलत है उसको आपको बताना है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। इसमें पहला जो ऑप्शन है कुंठा, जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है तो विद्यार्थी को अधिगम पर कम नियंत्रण होता है। सेकंड है चिंता, जब सफलता अपेक्षित होती है। थर्ड है आनंद, जब सफलता नहीं मिलती है। लास्ट है कृतज्ञता, जब सफलता तो इस रूप में देखा जाता है कि उसका कारण कोई और व्यक्ति है। तो इसमें जो सही है दोस्तों, सही यही है कुंठा, जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है विद्यार्थी कुंठित हो जाते हैं। हम बहुत मेहनत करें और हमको महत्व कम दिया जाए तो कुंठा हो जाता है। हमारे अंदर एक होता है कि ना हम मेहनत बहुत ज़्यादा करें लेकिन नहीं हो रहा है, तो फिर इस चीज़ होता है कुंठा। विद्यार्थियों के अधिगम को कम नियंत्रण होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। राजा ने एक स्कूल अध्यापक अपने विद्यार्थियों में अधिक संज्ञानात्मक कौशल के विकास को सुसाधित करना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन है पहला विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना चाहिए जो उन्होंने दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए प्रयुक्त किए हैं। सेकंड है कंठस्थ करने के लिए। देखिए कंठस्थ करना, रटना, याद करना, केवल, सिर्फ, ये सब ऑप्शन आपके निगेटिव पॉइंट है। जिस भी ऑप्शन में आपके ऐसे पॉइंट आए आप उसे तुरंत काट दीजिए।
अब देखिए केवल है, यहाँ पे केवल मिल गया, ये भी ऑप्शन नहीं सही हो सकता। विद्यार्थियों के प्रतीकात्मक, प्रक्रियात्मक ज्ञान और विमर्श चिंतन हेतु निरुत्साहित करना। उत्साहित होता चलो ठीक है, लेकिन निरुत्साहित मतलब हतोत्साहित करने की भी बात करें तो ऑप्शन आपका एक ही बचा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सामाजिक रचनावादी परिवेश खाली जगह और फिर खाली जगह के द्वारा परिलक्षित होता है। ऑप्शन है पहला, बैठने की स्थिर व्याख्या मानकीकृत पाठचर्या। सेकंड है, अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां। कंठस्थीकरण वेबल, देखिए यहाँ पे क्या करें, कंठस्थीकरण वेबल। कंठस्थीकरण आपका कैसा होता है, आपका निगेटिव पॉइंट तो होता है, लेकिन हम और ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियां, ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल प्रवेश। लास्ट है, संस्कृत के रूप में अप्रासंगिक पाठचर्या। परीक्षा केंद्रित, आप कहेंगे परीक्षा केंद्रित मतलब आपके पहला ऑप्शन नहीं, देखिए मानकीकृत आपको पहले ही बताए थे ना, जिस ऑप्शन में मानकीकृत आ जाए वो ऑप्शन आपका नहीं सही होगा। कंठस्थीकरण नहीं सही होगा। परीक्षा केंद्रित, बच्चों को हम परीक्षा केंद्रित के लिए पढ़ा रहे हैं, परीक्षा के लिए पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता, यह भी आपका गलत हो जाएगा। बचा क्या, ऑप्शन आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विद्यार्थियों की सक्रिय संलग्नता ऐसी कक्षा संस्कृति की मांग करती है जो खाली जगह है और फिर खाली जगह को सम्मिलित करते करें। पहला कथन है ज्ञान के पुनरुत्पादन। सेकंड है जानकारी के मात्र प्रत्यास्मरण। थर्ड है विमर्श चिंतन। लास्ट है चर्चा। अब इसमें जो ऑप्शन है पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन है पहला और तीसरा सही है, थर्ड है दूसरा और तीसरा सही है, लास्ट है तीसरा और चौथा सही है। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सही है, तीसरा और चौथा सही है। विमर्श चिंतन और चर्चा, चर्चा तो एकदम पॉजिटिव पॉइंट होता है दोस्तों, किसी में चर्चा करना, खोजबीन करना, अन्वेषण के माध्यम से सीखना, ये सब आपके हर समय सही होते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखते हैं जब गतिविधि, कोई बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा कब सीखेगा, जब गतिविधि कैसी होगी। पहला ऑप्शन है संदर्भ अनुसार हो और वास्तविक जीवन में अनुपयोगी हो, विद्यार्थी के जीवन से अप्रासंगिक हो। थर्ड है विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जागृत ना करती हो। ऑप्शन गलत हो जाएगा ये, विद्यार्थी को संज्ञानात्मक स्तर में बहुत से परे हो, यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट ही ऑप्शन आपका सही होगा, बच्चे के संदर्भानुसार और वास्तविक जीवन में अनुपयोगी हो। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विद्यार्थी में विमर्श चिंतन कौशल सुसाध्य करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। कौन सा चिंतन, विमर्श चिंतन की बात करें। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी द्वारा स्वयं आकलन और स्वयं से प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आप कहेंगे करना चाहिए दोस्तों, बच्चों को स्वयं से आकलन कर रहा है, स्वयं से प्रश्न पूछ रहा है, तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, हाँ ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगले ऑप्शन पर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को बिना बोझ श्यामपट में विषय वस्तु नकल की बात करें, नकल करके लिखने के लिए कहना, हम जो छाप रहे हैं आप वही छाप लीजिए, गलत पॉइंट होगा, ये गलत हो जाएगा। उद्दीपित प्रतिक्रिया अनुकूल का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को उस स्तर से ढालने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यह भी गलत हो जाएगा। प्रत्यास्मरण आधारित कंठस्थीकरण, देखिए फिर आ गया, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसको दोस्तों अधिगम को आप कुछ कथन दिए गए, विद्यार्थियों को पारस्परिकता का बोध। सेकंड है परीक्षा आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां, आप कह रहे हैं बच्चों को परीक्षा आधारित करना है, अवमानित करने के अनुभव। लास्ट है संसाधन समृद्धि कक्षाई परिवेश। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है पहला और दूसरा सही है, सेकंड ऑप्शन है पहला तीसरा सही है, थर्ड है दूसरा और तीसरा सही है, लास्ट में पहला और चौथा सही है। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सही है, पहला और चौथा सही है, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा बार बार की गई त्रुटियों के प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई बच्चा बार बार गलती कर रहा है, देखिए जिन पियाजी यही कहते थे कि कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता है वह 20 तक पहाड़ा गिनते सूत्र ये सब लिखना नहीं सीख जाता, लेकिन एक चीज़ सीखता है, वह क्या सीखता है, गलती करना, त्रुटि करना। वह गलती करना जरूर पहले दिन ही सीख जाता है। आप उसे क्या लिखने के लिए दे देंगे, पूरा काफी गोच आएगा, गलती करना और सीख जा रहा है पहले दिन ही, इसलिए उसकी जो गलती कर रहा है उसे निगेटिव नहीं लेना है, बल्कि वह उसे सीखने के लिए सहयोग कर रहे हैं। आपको किसी बच्चे की गलती को कैसे लेना है, बिना किसी टिप्पणी के सही उत्तर बता देना, आपको ऐसा नहीं करना है। त्रुटियों को नितांत रूप से विश्लेषण करना चाहिए और तदनुसार मदद देनी चाहिए। थर्ड है
सीधे सपाट तरीके से अंक काट लेने चाहिए, ऐसा भी नहीं कहना है। नकारात्मक पुनर्मिलन द्वारा त्रुटियों को हटाने का प्रयास करने से, ये अभी नहीं, तो ऑप्शन इसमें सेकंड इज करेक्ट आंसर। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, सी का प्रयोग होता है दोस्तों, कहाँ पे होता है? ई जो होता है कॉमन एरा, क्रिश्चियन एरा, या फिर समकालीन एरा, या फिर निरंतर एरा। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें कॉमन एरा। सी का प्रयोग कहाँ पे होता है? ये कॉमन एरा में होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें ए तथा बी को पढ़ें, सही विकल्प को चुनना है दोस्तों। पहले कुछ कथन दिए गए, इसको समझते हैं, फिर इसके बाद ऑप्शन पे चलते हैं। नियमित रूप से कर संग्रह की व्यवस्था, जिसमें फसलों पर लगाए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। ये प्रचुर संसाधनों को संग्रहित कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। किससे दोस्तों? करों की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला जो कथन है, लगभग 25 से 3,000 वर्ष पूर्व हल में लोहे के फास के इस्तेमाल से वृद्धि और धान के पौधे को रोपण से फसलों की उपज बढ़ाएगी दोस्तों। इससे दोस्तों लोहे के जो हल है, जैसे हल आपको पता होगा, हल के साक्ष्य दोस्तों जो पुराण पाषाण काल है वहीं से हमको मिलता है हल का साक्ष्य। इसमें जो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा कथन सही है, उसको बताना है। पहला ऑप्शन है ये सही है परंतु वे गलत है। सेकंड ऑप्शन है बी सही है परंतु ये गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए बी दोनों सही है, बी ए की सही प्रक्रिया का सुगम बनाया है, या फिर लास्ट है ये भी दोनों सही है परंतु बी ए की प्रक्रिया को सुगम नहीं बनाया या फिर सही व्याख्या नहीं किया है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड दोस्तों। ये और भी दोनों ही कथन सही है कि जो कर मिलता था उससे सेनाएं बनाई जाती थी और उससे अपने जनपद की रखवाली की जाती थी। और यह भी सही है दोस्तों, लोहे के वो हल में लोहे को फंसा के उससे जोता जाता था कि जैसे धान में वृद्धि ज़्यादा हो। ऑप्शन इसमें ए और बी दोनों सही हैं और बी जो है कि सही व्याख्या भी कर रहा है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें जो कथन दिए गए, कथन फर्स्ट है, मिनहाज सिराज रजिया सुल्तान के समय के इतिहासकारों का मानना था कि रानी का शासन समाज व्यवस्था के आदर्शों के विरुद्ध था। देखिए, अगर पहली महिला शासक कोई है तो वह रजिया सुल्ताना है, यह चीज़ आप जानते होंगे। यह रजिया सुल्ताना जब गद्दी संभाली तो बहुत ही ज़्यादा अपवाद हुआ कि यह मर्दों की तरह रहती है, टोपी पहनती है, और मतलब बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया गया रजिया सुल्ताना का। तो इसी के बाद ये जो पहला कथन है यह कथन है। और सेकंड है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था दोस्तों। इसमें जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है कथन ये सही है परंतु सेकंड गलत है। सेकंड ऑप्शन है ये सही है परंतु सेकंड गलत है। वो थर्ड ऑप्शन है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। फर्स्ट और सेकंड का कारण है। लास्ट है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं परंतु फर्स्ट एंड सेकंड का कारण नहीं है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथन ये तो सही है दोस्तों, लेकिन रजिया ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि पुरुषों जैसा नाम लिखवाया था। तो रजिया सुल्ताना का जो नाम था हर जगह रजिया सुल्ताना ही मिला, अपना नाम चेंज नहीं की थी। तो ऑप्शन इसलिए आपका फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड ऑप्शन गलत है। ऑप्शन फर्स्ट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें दोस्तों। दो कथन दिए हैं। वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। क्या दोस्तों? कथक की बात कर रहे हैं। एक चीज़ आप कमेंट करके बताइए, कथक कहाँ का राष्ट्रीय नृत्य है, कहाँ के लोग कथक करते हैं? एक होता है कथक, एक होता है कथकली। दोनों में बहुत अंतर होता है। एक आपका यूपी से संबंधित है, एक आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आपको बताइए कि कौन किस प्रदेश से संबंधित है। कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशंसकों ने पसंद किया। किसकी बात है? कथक। ऑप्शन है पहला ए सही है परंतु बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है बी सही है परंतु ए गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत है। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है। ए सही है दोस्तों परंतु इसमें बी गलत है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीपों में क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में पढ़ाने के लिए शिक्षक सूचना कार्ड उपलब्ध करा सकता है। किसकी बात करें? उपमहाद्वीपों की बात करें। पहला ऑप्शन है चौपाई और शब्दों पर। सेकंड है आईने अकबरी पर। थर्ड है तवारीख पर, या फिर लास्ट है इटलस नुमू पर। तो जो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है, चौपाई और शब्दों पर सूचना कार्ड उपलब्ध करा सकता है दोस्तों, चौपाई और शब्दों पर। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें दोस्तों। कथन फर्स्ट है, 13वीं सदी के बाद की अवधि में लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई दोस्तों। किसकी बात है? 13वीं सदी की बात करें। इसके बाद है 14वीं सदी के दौरान कागज क्रमशः सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने लगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, देखिए कागज की खोज किस देश ने किया था? आप कमेंट में बताइए। कागज की खोज दोस्तों चीन ने किया था, इसको जानते रहिए। यहाँ पे ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही है। सेकंड और फर्स्ट की व्याख्या है, तो सेकंड ऑप्शन है कथन फर्स्ट सही है परंतु सेकंड गलत है। थर्ड ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही है परंतु सेकंड और फर्स्ट की सही व्याख्या नहीं है। लास्ट ऑप्शन है, फर्स्ट कथन फर्स्ट गलत है परंतु सेकंड सही है। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही हैं और सेकंड और फर्स्ट की व्याख्या भी सही है कि कागज इसमें सस्ता हो गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। औपनिवेशिक भारत में नील की खेती का मुख्य व्यवस्था क्या थी दोस्तों? किसकी बात करें? नील की खेती। पहले दोस्तों जो अब तो नहीं नील का यूज किया जाता ज़्यादा, पहले कपड़े जैसे व्हाइट कलर का कोई कपड़ा होता है उसे नील के जरिए से नीला कर दिया जाता था, देखने में अच्छा होता था। और भी बहुत सारे जगह नील का यूज होता था, बहुत बड़े पैमाने से होता था। जो लोगों का जीने का सहारा था वो नील ही थी। नील की खेती से दोस्तों अपना वह जीने का सहारा था उनका। तो इसने कह रहे हैं औपनिवेशिक भारत में नील की खेती का मुख्य व्यवस्था क्या थी? पहला ऑप्शन है निज है, महल है, रैयती है। एक आप मूवी आई थी, आप मूवी अगर देखे होंगे मोहनजोदड़ो करके, मोहनजोदड़ो में देखिए किस तरीके से बताया गया है नील की खेती कैसे की जाती है, कैसे नील वहाँ पे जाके बाजारों में बेचा जाता था। इसके बाद है ऑप्शन हम देखते हैं इसमें नील की खेती की मुख्य व्यवस्था क्या थी। ऑप्शन है पहला ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी सी, ये तीनों सही है। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही है, ए और सी सही है। महल जो है वह गलत है। मुख्य व्यवस्था क्या थी? निजी थी और दोस्तों रैयती थी। निजी के मतलब लोग खुद उगाते थे, उगा के लेके उसका नील को पैदा करके बाजार में ले जाके बेचते थे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया दोस्तों? कौन सा विद्रोह? 1857 के विद्रोह की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है परिषद के साथ भारत मंत्री नियुक्त किया, भारत मंत्री नियुक्त किया गया जिसे ब्रिटिश इंडिया काउंसिल कहा जाता था। सेकंड है भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात बराबर कर दिया गया। थर्ड है लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज को बदल दिया गया। लास्ट है भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने उनकी जमीन पर उन्हें अधिकार दे दिया गया। इसकी बात करें 1857 के विद्रोह की बात कर रहे हैं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। जो भूस्वामी थे दोस्तों 1857 के विद्रोह के बाद जो भूस्वामी थे और जमींदार थे, जमींदारों की रक्षा करने के लिए उनकी जमीन उन्हें जो उनकी जमीन थी उन्हें उनका अधिकार दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने पूना में विधवा गृह की स्थापना की? कौन सी दोस्तों विधवा गृह की बात कर रहे हैं? ऑप्शन फर्स्ट है ज्योतिराव फूले, सेकंड ऑप्शन है वीर सलीमंगम पंतलू, या फिर थर्ड ऑप्शन ताराबाई शिंदे, लास्ट ऑप्शन है पंडिता रामाबाई। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सही है, पंडिता रामाबाई। दोस्तों किसने स्थापना की थी? पंडिता रामाबाई स्थापना की थी। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित सुधार आंदोलन इनके नेताओं के साथ मिलान कीजिए। जो सुधार आंदोलन है दोस्तों और उनके नेताओं के साथ आपको मिलान करें, आपको मिला के ही बता देते हैं कौन सही है। इसमें ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा ऑप्शन होगा। जिससे सतनामी आंदोलन, सतनामी आंदोलन किससे संबंधित था? आप कहेंगे घासीदास। ऑप्शन फोर्थ में से आएगा। घासीदास के नाम से एक यूनिवर्सिटी भी चलती है, तो घासीदास जाएगा। सत्य शोधक समाज दोस्तों यह किससे संबंधित है? यह आपका ज्योतिराव फूले दोस्तों। किससे संबंधित है? ज्योतिराव फूले से संबंधित है। मंदिर प्रवेश आंदोलन यह जो कि संबंधित था किससे? BR अम्बेडकर से। स्वाभिमान आंदोलन, स्वाभिमान आंदोलन यह था फर्स्ट ऑप्शन में पेरियार से। ये ऑप्शन किस में मैच कर रहा है? पहला फोर्थ में गया है। पहला फोर्थ में देखिए एक ही ऑप्शन में अब थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 19वीं सदी में के भारत में समाज सुधारक भारतीय समाज में परिवर्तन चाहते थे क्योंकि
कौन सी बात है दोस्तों, जो समाज सुधारक थे 19वीं सदी में, वो परिवर्तन चाहते थे। क्यों परिवर्तन चाहते थे? पहला ऑप्शन है, वे चाहते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाया जाए। सेकंड कहते हैं ना, वो मानते थे कि परिवर्तन आवश्यक थे। थर्ड कहते हैं ना, वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा की गई आलोचनाओं से शर्मिंदा थे। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी और सी, ये तीनों सही हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ए और बी सही है, सी गलत है। यह जो ऑप्शन है यह गलत है, बाकी यह दोनों ऑप्शन सही हैं। वे चाहते थे अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाया जाए, जो हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है उससे हमको छुटकारा मिले, और वे मानते थे कि परिवर्तन आवश्यक है, बिना परिवर्तन के हमारी लाइफ नहीं सुधरेगी। बाकी जो सी ऑप्शन है, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा की गई आलोचनाओं से शर्मिंदा थे, तो ये नहीं। ऑप्शन इसमें फर्स्ट ऑप्शन ए और बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जनता को सरकार की अच्छी नीयत पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यह कथन राष्ट्रीय आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किस व्यक्ति आंदोलनों का आधार बनी? दोस्तों कौन सा आंदोलन, कौन से कथन था दोस्तों? जनता को सरकार की अच्छी नीयत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर सरकार हमारे लिए अच्छा कर रही है तो उसमें कहीं न कहीं सरकार का इससे ज़्यादा फायदा होगा, तभी वो हमारे लिए अच्छा कर रही है। यह कथन पहला ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, सेकंड है WC बनर्जी, थर्ड है दादा भाई नौरोजी, लास्ट है बदरुद्दीन तैयब जी। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? देखिए इसमें नहीं पूछा गया है, जो भी ऑप्शन नहीं पूछा जाए आप इसे थोड़ा सा टिक कर दीजिएगा, नहीं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे लगेगा ये तो सही है, और वही सही करके चले जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि इसमें हमको नहीं बताना है, नेगेटिव जो है वह बताना है। पहला ऑप्शन है, वायसराय मिंटो ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम, ये सब कथन है दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल का विभाजन का समर्थन किया। थर्ड कथन है, स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। लास्ट है, कांग्रेस का मध्य मार्गी धारा बंगाल के विभाजन के पक्ष में था। ऑप्शन जो है ए और डी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए बी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है सी और डी सही है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बी और सी सही है। बी और क्या सही है दोस्तों? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल का विभाजन का समर्थन किया था, ये सही है दोस्तों। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वह बंगाल का विभाजन का समर्थन की थी, और इसके बाद जो है स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश संस्थानों व बहिष्कार पर जोर दिया था। यह दोनों कथन दोस्तों सही है, और सही ही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। इसमें आपको सही नहीं बताना कि जो सही चीज़ सही है। इसका जो बंगाल का विभाजन का समर्थन किया था तो यह गलत है दोस्तों, उन्हें समर्थन नहीं किया था, और यह भी आपका गलत हो जाएगा, और गलत ही हमको है ना था, तो गलत आपका बी और सी है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर देते हैं दोस्तों, इसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सही हेर के चला आता है। ये वायसराय मिंटो ने, मार्लो मिंटो एक था ना, मार्लो मिंटो एक्ट आया था ना, सुधार 1905 के बंगाल का विभाजन कर दिया, तो यह सही है दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस के मध्यवर्गीय धारा बंगाल के विभाजन में पक्ष में था, यह भी सही है, और यही दोनों आपके गलत है। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में रहते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत को विकास संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी था, किसके बाद दोस्तों? आज़ाद हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी, आदमी के पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, कपड़े पहनने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने मेहनत किया, स्ट्रगल किया, और अपने आप को इसे लेवल तक लाए कि आज सबके पास खाने की व्यवस्था हो जा रही, कपड़े की व्यवस्था हो जा रही। कथन समझते हैं, रोजगार देने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के द्वारा। सेकंड है, खेती की उपज बढ़ाने के द्वारा। थर्ड है, हिंसा और संघर्षों के समस्याओं पर ध्यान देने के द्वारा। ऑप्शन है जो पहला ऑप्शन है ए और बी, सेकंड ऑप्शन है ए और सी, थर्ड ऑप्शन है बी और सी, लास्ट ऑप्शन है ए बी और सी। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ सही है, ए बी और सी, ये तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। इस पे इन तीनों पे ध्यान दिया गया था। आपको बताएं, जो खेती के उपज बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो मदद हुआ था खेती के लिए, जब आपका कृषि की क्रांतियाँ आई, इसमें जो बीज मंगाए गए, बाहर से मंगाए गए, और यहाँ के लोगों को बोने के लिए दिया गया, और उनको गारंटी दी गई कि अगर आप इस बीज को बोइए, अगर आपका नुकसान होता है तो आपका हर्जाना सरकार देगी, क्योंकि कोई बोने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे लगता था कि हम बोएंगे हमारा खेत खराब जाएगा और पैदा होगा नहीं।
वैसे जो थोड़ा बहुत हो रहा है उससे भी हम हाथ धो देंगे। तो इसलिए उन्हें गारंटी दी गई, आप इसको बोइए, जो पैदा अगर आपका नहीं होता है तो हम पैसा आपको देंगे। किसानों ने बोया और पहले से दोस्तों इसे रखने के लिए गोदाम बना दिए गए, अगर पैदा होगी तो रखेंगे कहाँ, नहरें बनवा दी गई ताकि पैदा हो तो हम इसे सही से पैदा कर पाए। ऐसा नहीं कि हम बो दें और पानी की व्यवस्था ना हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए इन सबका पूरी तैयारी के साथ किया गया। आप विश्वास करिए दोस्तों, इतनी पैदा हुआ, इतना पैदा हुआ, इतना पैदा हुआ कि जो गोडाउन था, गोडाउन में जगह कम पड़ गई अनाज को रखने के लिए। कृषि की क्रांति, आपको कभी समय मिले तो कृषि क्रांतियों के बारे में पढ़िए और समझिए कि किस प्रकार से एक भारत देश को ऊपर ले जाने में जो सबसे बड़ा योगदान था और सबसे बड़ा कारण बना, जो कृषि की क्रांतियों के से ही भारत इतना आगे बना। तो इसमें ऑप्शन आपका तीनों सही हो जाएगा। इसके बाद हम समझते हैं क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। किसकी बात करें, क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन है पृथ्वी और मंगल, सेकंड ऑप्शन है मंगल और बृहस्पति, थर्ड ऑप्शन है शुक्र और पृथ्वी, लास्ट ऑप्शन है बृहस्पति और शरीर। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति दोस्तों इसके बीच पाए जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के ही बीच पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जैसे आपके दिमाग में आता होगा ना कि हर जगह पूरे देश में एक ही समय चलता है, एक ही तिथि है, एक ही, इसका निर्धारण कैसे होता है। जैसे समय भी बात करें, मतलब समय कैसे एक ही समय पूरे देश में कैसे इसे फॉलो करते हैं, ये सब का एक पैमाना बना है। इसी पैमाने से दोस्तों पूरा देश फॉलो करता है। पहले कुछ कथन है, यह प्रशांत महासागरों के बीचों बीच से गुजरती है, यह लगभग 180 डिग्री देशांतर के साथ चलती है। थर्ड है, यह लगभग 180 डिग्री अक्षांश के साथ चलती है। ऑप्शन है पहला केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल बी सही है, थर्ड ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए और बी सही है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है, इसमें केवल ए तथा बी सही है, जो कि गलत है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें जो 60 डिग्री पूर्व अक्षांश पर 10:30 बजे पूर्वाह्न का समय होगा, तब ग्रीनविच पर क्या समय होगा। देखिए जो समय का निर्धारण होता है, जो लंदन में ग्रीनविच है वहीं से समय का निर्धारण वहीं से होता है हर देश का समय का निर्धारण, वहीं से भारत का भी होता है। एक क्वेश्चन बनता है कि हम सब जो ग्रीनविच का समय है उससे आगे चलते हैं कि पीछे चलते हैं। आप जानते रहिए ग्रीनविच का जो समय है उससे हम सब 5.5 घंटे आगे रहते हैं। अगर ग्रीनविच में 3 बज रहा है तो हमारे यहाँ 8:30 बजेगा, क्योंकि हम सब 5.5 घंटे आगे होते हैं। तो ये चीज़ जानते रहे, हम सब 5.5 घंटे आगे रहते हैं। तो ऑप्शन है कितना 75 पूर्व अक्षांश पर 10:30 बजे पूर्वाह्न का समय हो रहा है। ऑप्शन है 3:30 पूर्वाह्न, 3:30 अपराह्न, 5:30 पूर्वाह्न या फिर 5:30 अपराह्न। अब इसे निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कितना डिग्री हम सब आगे हैं किस पे। तो अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही होगा, 5:30 पूर्वाह्न पे, क्योंकि कितने बात कर रहे हैं 75 पे बात कर रहे थे। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन पहला संतन है, महाद्वीप है। अब इसमें इसका सुमेल आपको बताना है कौन सा सुमेल सही है। पहला ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो, इसके सामने अफ्रीका है, लॉस एंजलिस उत्तरी अमेरिका है, लास्ट है सिंगापुर एशिया है। ऑप्शन है जो केवल ए सही है। अब सेकंड ऑप्शन है ए और बी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी सी, ये तीनों ही मिलान सही हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही है, बी और सी मिलान सही है, एक ही जो कि आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस समुच्चय में उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन है पहला सावान, पंपास, लानोस, सेकंड है सावान कंपोज लानोस या फिर स्टेपी डॉन कंपोज या फिर स्टेपी डॉन पंपास। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सावान कंपोज और लानोस। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं विश्व के प्राचीनतम शैलें 4 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व बने थे। आप इन शैलों को कहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन है पहला पूर्व अटलांटिका प्रिंस चार्ल्स पर्वत पर, सेकंड है उत्तरी अमेरिका अपलेशियन प्रदेश में, थर्ड है फ्रांस के अक्सस प्रदेश में, लास्ट है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप कहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन थर्ड है ऑस्ट्रेलिया के
पश्चिमी हिस्से में आप देख सकते हैं। फोर्थ इज डेजर्ट। क्या क्वेश्चन है, पृथ्वी पर आतपन के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला कथन है, आतपन के साथ मात्रा भूमध्य रेखा ध्रुवों की ओर बढ़ती है, वृत्त करके वह मकर रेखा की तुलना अधिक आतपन प्राप्त करता है। थर्ड है, सामान्यतः समान महाद्वीपों पर समुद्र की अपेक्षा अधिक आतपन होता है। ऑप्शन इसमें जो है केवल ए और बी सही है। सेकंड है केवल बी और सी सही है। थर्ड है ए और सी, लास्ट है ए बी सी, ये सभी सही है। जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही, केवल बी और। क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। कारण आर ए को पढ़ते हैं पहले। वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के विकिरण से गर्म होता है। सेकंड है, और कारण आर है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा। इसमें जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है तथा आर दोनों सही है। आर की व्याख्या है, सेकंड ऑप्शन है और आर दोनों सही है। तो आर की सही व्याख्या नहीं है, दोनों गलत है। ऑप्शन जो है सही है, परंतु इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है। ये और आर दोनों सही है। आर जो है एक ही। पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प प्रमुख समुद्र पत्तन दिखा रहा है। ऑप्शन है केप टाउन, क्योटो, मियामी, डार्विन, चेन्नई। सेकंड ऑप्शन सांगबर्ग, ब्रासिलिया, लास या फिर सिडनी, चेन्नई। फोर्थ ऑप्शन है अदीस अबाबा, sao पोलो, शिकागो, तेहरान, अहमदाबाद। फोर्थ है नैरोबी, मेक्सिको सिटी, टोरंटो, मास्को, नई दिल्ली। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है, केप टाउन, क्योटो, मियामी, डार्विन और चेन्नई। यह दोस्तों प्रमुख समुद्र पत्तन यह दिखा रहा है। ऑप्शन यह फर्स्ट है। क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है पेट्रोलियम को, सोना को, कोयला को या फिर चांदी को। तो किस रूप में जाना जाता है, जो अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है, कोयला को। ऑप्शन इज राइट आंसर, कोयला को जाना। लाइट की समस्या हो गई थी दोस्तों, तो इसमें हम सब क्वेश्चन पहुंचे थे ना, अंतर्हित धूप, तो ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर होगा, कोयला। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक जल की आपूर्ति की कमी में योगदान देता है। दोस्तों कौन सा कारक जल की आपूर्ति में योगदान देता है, कमी में योगदान देता है। ऑप्शन है पहला, इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, क्षेत्र की जलवायु दशा। सेकंड है मौसमी अवधि में परिवर्तन। थर्ड है अत्यधिक दोहन, या फिर लास्ट है जल स्रोतों का प्रदूषित होना। देखिए अगर इस प्रकार से जब क्वेश्चन आपके पास आए, तो अगर आपको लगता है कि कोई ऑप्शन हमको नहीं समझ पा रहे हैं, कोई ऑप्शन जैसे अत्यधिक दोहन, तो आपका सही है। अत्यधिक जब ज़्यादा हम पेड़ को काटेंगे तो यह जल में प्रभाव पड़ेगा दोस्तों ना, आपूर्ति में कमी तो होगा ही। तो अब एक चीज़ आपके पास क्लियर हो गई, ऑप्शन सी जो है वो जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए सी ऑप्शन सब में है, लेकिन एक चीज़ देखिए, क्षेत्र की जलवायु दशा, यह भी दोस्तों उस क्षेत्र की कैसी दशा है, इस हिसाब से वहाँ की जलवायु है, यह भी निर्भर करती है। मौसम अवधि में परिवर्तन, यह भी ऑप्शन फोर चारों सही लग रहे हैं। ऑप्शन इसमें चारों सही है, ऑप्शन ए बी सी डी चारों सही है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आए अगर जिसमें चारों ना सही हो, अगर एक दो ऑप्शन आपको पता है कि ये सही हो सकता है, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। अभी आगे आपको हम निकाल के बताते हैं। भूतकाल से आरंभ करते हुए वर्तमान काल तक लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थित को क्रम में रखें। इसकी बात करें भूतकाल से लेकर वर्तमान तक दोस्तों, लोहे की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि का विशाल क्षेत्र। सेकंड कथन है कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट, या फिर लास्ट कथन है कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहते जल वाले क्षेत्र के निकट। ऑप्शन है ए बी सी सही है, सेकंड है ए बी ए सही है, लास्ट है सी बी ए सही है। इसमें जो राइट आंसर होगा आपको क्रम बताना है, तो क्रम इसमें आपका थर्ड क्रम सही होगा। सबसे पहले सी होगा, फिर उसके बाद बी होगा, उसके बाद फिर ए होगा। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अमन 21 जून को उत्तर
वो मृत गया, निम्नलिखित में से वह किस स्थिति की अपेक्षा कर सकता है? ऑप्शन है 0 घंटे दिन की रोशनी, या फिर लास्ट है 12 घंटे दिन की रोशनी, थर्ड है 10 घंटे दिन की रोशनी, लास्ट है 24 घंटे दिन की रोशनी। वहां पे कहाँ पे गए दोस्तों? 21 जून को गया है। कहाँ पे गया है? उत्तरी ध्रुव पे गया है। कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव पे। ठीक है, जो आपका ग्लोब होता है ना, ऐसे ग्लोब होता है, ये आपका उत्तरी ध्रुव होगा, ये आपका दक्षिणी ध्रुव होगा, वो यहाँ पे गया है। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा उसे? ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ सही है, 24 घंटे दिन की रोशनी दोस्तों, 24 घंटे दिन की रोशनी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है दोस्तों? जाति व्यवस्था की बात करें, भेदभाव, पदानुक्रम, विविधता, या फिर पूर्वाग्रह। ऑप्शन है ए, सी और डी सही है, सेकंड है ए, बी और सी सही है, लास्ट है ए, बी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए और बी सही है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है, ए, बी और डी सही है, सी विविधता नहीं दोस्तों। इसमें क्या जाति व्यवस्था की बात करें, जाति व्यवस्था क्या दिखाती है आपको? भेदभाव दिखाती है। देखिए छोटा, जब बच्चे छोटे होते हैं उनके जात के बारे में नहीं पता, हम कौन से जात है वह कौन से जात है, लेकिन जब बड़े होते हैं, समाज के जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पे सीखते हैं, तो फिर वो समझ जाते हैं कि वह इस जात क्या है, इस जात क्या हुआ है, तो उसके साथ उनको नहीं रहना। ये सब भेदभाव कहाँ पे होता है? जब बच्चा जब पढ़ने जाता है, आप सोचिए जब छोटा बच्चा पढ़ने जाता है तब उसे तो ये पता नहीं होता कौन किस जात क्या है, तब तो वह सबके साथ मिलकर खेलता है, सबका खाना खाता है। लेकिन जो बड़ा हो जाता है तब उसके अंदर समाज के परिवेश के हिसाब से उसके अंदर जातिवादिता भर जाती है। भेदभाव तो जाहिर सी बात है सही होगा, पदानुक्रम भी दोस्तों, लेकिन विविधता नहीं होता। क्या दर्शाती है जाति व्यवस्था निम्नलिखित में? क्या दर्शाती है? विविधता नहीं दर्शाती है, पूर्वाग्रह भी दर्शाती है। तो ऑप्शन इसमें ए, बी और डी, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भिन्न प्रजातियों के आधार पर लोगों को पृथक करने व अलग रहने के लिए पूर्व औपचारिक सरकारी नीति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका की बात करें, निर्जातीयता, या फिर लास्ट है जाति व्यवस्था, थर्ड है रंग भेदभाव, या फिर जातिवाद। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है, रंग भेदभाव। दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों रंग का भेदभाव बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ पे गोरे और कालों का ज़्यादा भेद है कि गोरे हैं और ये काले हैं। जो यहाँ पे जैसे जो भारत के लोग जाते हैं उन्हें काले के नाम से जानते हैं कि ये काले लोग हैं। जैसे ये चीज़ महात्मा गांधी के साथ भी हुआ था ना कि ट्रेन से उनको बाहर फेंक दिया गया था। तो यह रंग का भेदभाव दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन इसमें इट इज राइट आंसर। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए राज्यपाल क्या होता है? एक राज्य का मुखिया अगर की बात करें, जैसे भारत देश की मुखिया, भारत के मुखिया की बात करें, जो का पहला नागरिक है राष्ट्रपति, वही भारत का मुखिया माना जाता है। वैसे हर राज्य का भी एक मुखिया होता है। मुखिया की बात करें तो जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल किसी राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य की बात करें तो उसका प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। उसके बाद आपके मुख्यमंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं, इस प्रकार से क्रम होता है। लेकिन जो सबसे मेन होता है वह राज्यपाल ही होता है। मुख्यमंत्री अपनी शपथ लेते हैं, वह भी दोस्तों कहाँ पे लेते हैं? राज्यपाल के ही, तो राज्यपाल ही शपथ दिलाता है। और जो प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं उनको भी तो राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। इसलिए राज्यपाल कह रहे, राज्यपाल राज्य का मुखिया कहलाता है। आप कहेंगे, जो पहले कथन हम समझ लेते हैं फिर इसके बारे में आपको बताते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों के शपथ दिलाते, नियुक्ति करता है मंत्री। यह भी सही। देखिए आप कहेंगे राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल ही होता है, सही है। चुनाव के बाद राज्यपाल ही दोस्तों मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को शपथ दिलाता है, यह भी सही है। लेकिन इसकी नियुक्ति जो होती है वो केंद्र के जरिए होती है, ना कि राज्य सरकार के द्वारा होती है। अगर राज्य सरकार के द्वारा होगी दोस्तों तो जो राज्य है अपने ही फेवर के आदमी को राज्यपाल बना लेंगे। इसलिए जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वह केंद्र के द्वारा किया जाता है। इसमें अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में ग्राम पंचायत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। समुदाय के काम के लिए ग्राम पंचायत दान ले सकते हैं। किसके करें? समुदाय के काम करने के लिए ग्राम पंचायत दान ले सकते हैं। सेकंड कथन, ग्राम पंचायत के पास स्थानीय कर लगाने की शक्ति होती है। अलग अलग राज्य पंचायतों के विषय में अपने अलग अलग कानून बना सकते हैं। लास्ट है, ग्राम पंचायत का सचिव एक चुना हुआ सदस्य होता है। ऑप्शन इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन आपको बता देते हैं।
इसमें कौन सा कथन सही है? पहले ऑप्शन है डी सही है, बी सही है, बी और डी सही है, लास्ट है ए, बी और सी सही है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी सही है, लेकिन डी आपका गलत है। ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है उसका सचिव एक चुना हुआ सदस्य होता है। ऐसा नहीं, सचिव जो होता है उसका चुना हुआ सदस्य नहीं होता, बल्कि प्रधान जो होता है वह चुना हुआ सदस्य होता है। ग्राम पंचायत के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ग्राम पंचायत के विषय में सचिव जो होता है उसका चुनाव नहीं होता है, ऑप्शन यह गलत हो जाएगा। बाकी समुदाय के काम के लिए ग्राम पंचायत दान ले सकते हैं, यह भी सही है। ग्राम पंचायत पर स्थानीय लगाने की भी शक्ति होती है। अलग अलग जो राज्य होते हैं वो पंचायत के विषय में अपने अलग अलग कानून बना सकते थे। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, फोर्थ ऑप्शन आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन इसमें फोर्थ सही होगा। ये बी और सी, ये तीनों ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विषैले खतरनाक उद्योग और कार्यस्थल के उदाहरण है? पहला ऑप्शन है कपड़ा फैक्ट्री, सेकंड है जहाज तोड़ने के उद्योग, थर्ड है कीटनाशक बनाने के उद्योग, फोर्थ कथन है चाय बागान। इसमें बताना है ऐसा इसमें कौन सा काम है जो खतरनाक है और विषैले कारखाने हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए और डी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है केवल बी सही है, थर्ड ऑप्शन था, लास्ट ऑप्शन है केवल सी सही है। आप जानते हैं जो जहाज तोड़ने का उद्योग होता है यह एक खतरनाक काम होता है, और कीटनाशक बनाने का उद्योग, यह दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। बी सी जिस ऑप्शन में होगा तो ऑप्शन इसमें सेकंड में है, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। जन सुविधाओं पर निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन है सरकार को सभी लोगों को जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। सेकंड है निजी कंपनी जन सुविधा मुहैया कराती है, लेकिन इनकी ज़्यादा कीमत चंद लोगों ही वहन कर सकते हैं। आप कहेंगे यह सही है दोस्तों कि तो प्राइवेट जो जन सुविधाएँ हैं वो बहुत ही महंगी होती हैं और सभी लोग उसे एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आप कहेंगे ये दोनों ही चीज़ सही है कि सरकार को दोस्तों सबको एक जन सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, और निजी कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा ले लेती हैं। तो यह ऑप्शन आपका दोनों सही है, व्याख्या भी सही हो रहा था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर सही है, और यह व्याख्या भी सही हो रहा है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। जसलीन 19 नगर पालिका के चुनाव में मतदान करेगी। 19 साल का है दोस्तों जसलीन। 2054 राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत डालेगी। सार्वभौमिक बेस मताधिकार के संबंध में वैध विकल्प का चयन कीजिए। ये वैध है, बी वैध है, सेकंड है ए और बी वैध है, लास्ट है ए और बी वैध नहीं है। देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष होता है, जनता सीधे वोट नहीं देती राष्ट्रपति चुनाव में, लेकिन जो नगर पालिका का चुनाव होता है, नगर पालिका का होता है और नगर निगम और जो पार्षद होते हैं उनका चुनाव होता है, वह सीधा जनता के द्वारा चुना जाता है। किसी पार्षद को अगर चुनना है तो वो सीधा जनता चुनती है। तो दोनों में अंतर है, ये अंतर आपको हम बताते हैं। यह देखिए अगर आप जो 54 साल का है वह राष्ट्रपति चुनाव में मतदान डालेगा, सही है दोस्तों। आप राष्ट्रपति जो इसमें यह नहीं पूछा गया कि फैजा क्या है। अगर इसमें पूछा जाता है कि फैजा एक आम नागरिक है वह राष्ट्रपति के चुनाव डालेगी, तब यह गलत हो जाता है। सब लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा पूछा गया है सिर्फ फैजा जो 54 साल के, हो सकता है कि वह राज्यसभा का सदस्य हो, फिर वह वोट देगी ही, इसलिए ऑप्शन इसमें क्लियर नहीं किया गया। तो इसलिए दोनों ही ऑप्शन सही है। अगर आप 19 साल के हैं तब भी आप वोट दे सकते हैं, 54 साल के हैं तो राष्ट्रपति के वोट में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 19 साल के हैं तब आप राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? अब देखिए अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है और लोकसभा का सदस्य बनना है, सबसे पहले आप सदस्य बनेंगे, फिर विधान परिषद का सदस्य बने। सबका एक एज होता है। राज्यसभा का बनने के लिए आपको 35 वर्ष चाहिए और लोकसभा बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। जब तक आप इसको नहीं 30 साल का नहीं होंगे तब तक आप वोट नहीं दे सकते। ये दोनों नियम फॉलो हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन ए वैध है दोस्तों। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। डबल बोझ शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसकी कार्य स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है? कह रहे डबल बोझ, शिक्षकों की, श्रमिक महिलाओं की, सरकारी कर्मचारियों के, मजदूरों की। आपको पता होगा कहते हैं ना जो महिलाएं होती हैं वो डबल काम करती हैं, डबल बोझ करती हैं, मतलब घर के बच्चों का भी काम, खाना बनाना, फिर और भी कुछ काम है उसको भी करना होता है। तो महिलाएं इसमें जो कि आपकी राइट आंसर होगी श्रमिक महिलाएं होती हैं। जो श्रमिक महिलाएं हैं वो डबल बोझ उठाते हैं, बच्चों का देखभाल, खाना बनाना, ये सब। तो ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में सही है?
देखिए भारत जो है एक ऐसा देश है, ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पे सभी धर्म को मानने की एक आबाद रूप से आप मान सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई नहीं रोकेगा, आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, आप जिस भी धर्म के अपने धर्म को एक आबाद रूप से मान सकते हैं। राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव है। सेकेंड है, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लास्ट थर्ड है, धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना। या फिर लास्ट है, धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य। देखिए इसमें जो है 4 कथन दिए गए, ऑप्शन इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इसमें जो सही ऑप्शन है पहले आपको हम बता देते हैं। ऑप्शन इसे धर्मनिरपेक्ष के संबंध सही है। पहला ऑप्शन है केवल ए और बी सही है। सेकंड है ए और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए सी और डी सही है। लास्ट है ए बी सी और डी सही है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है, केवल ए सही है, सी सही है, डी सही है। डी गलत है दोस्तों। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जिसे अगर आप धर्म के मानने के चक्कर में किसी दूसरे के धर्म को नुकसान करेंगे तो फिर हस्तक्षेप कर सकते हैं सरकार जो है। इसलिए राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव है, धर्म में कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आपके कारण किसी और धर्म का नुकसान हो या फिर और किसी धर्म पर प्रभाव पड़े। धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना, यह भी सही दोस्तों। धर्म के सैद्धांतिक जो उससे दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन जब नुकसान होता है तो फिर राज्य उसमें इंटरफेयर करती है। धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य दोस्तों। ऑप्शन इसमें ए सी और डी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान में एक प्रावधान है जो कि सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से जनता को बचाता है। निम्नलिखित में से उसकी पहचान कीजिए। नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक कर्तव्य। एक संविधान में एक अधिकार दिया गया है कि अगर सरकार आपके ऊपर, कोई भी सरकार हो, आपके ऊपर अत्याचार करे, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं। वह क्या है? मौलिक अधिकार जो आपको दिया गया है। क्या मौलिक अधिकार हैं? यह आपको अधिकार देते हैं कि आपके खिलाफ कोई उसका उल्लंघन करके आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन है, भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था होना यह दर्शाता है। कैसी व्यवस्था दोस्तों? एकीकृत। ऊपरी पहले कुछ कथन दिए हैं। ऊपरी न्यायालयों के फैसले नीचे के सभी न्यायालयों के मान्य होते हैं। सेकंड है, निचली अदालतों के फैसले से असंतुष्ट पक्ष ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकते हैं। थर्ड है, उच्च न्यायालय और उस सर्वोच्च न्यायालय के एक समान अधिकार होते हैं। लास्ट है, भारत में न्यायिक व्यवस्था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के कार्य विविध विधि के अभिन्न अंग है। ये तो कथन हो गए, कारक है। इसमें जो ऑप्शन है ए और सी सही है। सेकंड है बी और डी सही है। लास्ट है ए और बी सही है। लास्ट थर्ड ऑप्शन था, लास्ट है बी और सी सही है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है, ए और बी सही है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा किसी भी रूप में इसका होना निषेध माना गया है? किसकी बात कर रहे हैं? अस्पृश्यता की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद है 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ है। तो अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, अस्पृश्यता नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम वेतन अधिनियम जैसे कानून का क्रियान्वयन एक लोकतांत्रिक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आप पहले कथन दिए गए, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाना है। सेकंड है, शोषण से मुक्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने। थर्ड है, मजदूरों को श्रम की सौदेबाजी के लिए गुंजाइश देना। लास्ट ऑप्शन है ए बी सी सही है। सेकंड है केवल ए सही है, लास्ट है केवल बी सही है, और फिर थर्ड था, लास्ट है केवल सी सही है। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी सी, इस तीनों राइट आंसर है। इसमें न्यूनतम वेतन अधिनियम। एक चीज़ और आपके बताते हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही समझ लीजिए। जो वेतन की प्रक्रिया है दोस्तों, जैसे आपने एक चीज़ सुना होगा कि प्राइवेट कंपनियों में, प्राइवेट कोई भी काम होता है, प्राइवेट में महिलाओं को ज़्यादा रखते हैं क्योंकि उनको पेमेंट कम देना होता है, और पुरुषों को कम रखते हैं क्योंकि उनका पेमेंट ज़्यादा होता है। इसलिए ज़्यादा जहाँ पे मेहनत का नहीं काम है वहाँ पर महिलाओं को रख देते हैं, पेमेंट कम देना होता है। ऐसा प्राइवेट में ही कर सकते हैं, सरकारी में नहीं कर सकते। अगर आप एक महिला हैं और एक पुरुष है और दोनों एक ही पद पर विराजमान हैं, एक ही रैंक के अधिकारी हैं, एक ही रंग के कर्मचारी हैं, दोनों का जो पेमेंट रहेगा दोस्तों सेम रहेगा। इनका पेमेंट आप अलग अलग नहीं कह सकते कि सरकारी में आपके संविधान में लिखा गया है कि
दो समान, अगर कोई भी हो अगर समान कार्य कर रहा है उसे समान वेतन मिलना चाहिए। उसे आप वेतन में अलग नहीं कर सकते कि जो महिला कर्मचारी उसे कम वेतन दें, जो पुरुष कर्मचारी उसे ज़्यादा वेतन दें। लेकिन प्राइवेट में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, सरकारी में ऐसा नहीं होता। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करते हुए कथन विवरण का पूरा कीजिए। सामाजिक विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। ऑप्शन है पहला, ओ खाली जगह है दोस्तों, इसमें जो क्या भरा जाएगा। ऑप्शन है पहला, मनुष्य और उनकी सामाजिक व स्थानिक व्यवस्था के बीच संबंध। सेकंड है, संसार के भौतिक विषय अवधारणाएं। थर्ड है, मुद्दे जो कि वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक होते हैं। लास्ट है, मनुष्य के प्रयोगात्मक तरीके से। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है, मनुष्य और उनके सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था के बीच संबंध। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। किसकी बात करें, सामाजिक विज्ञान। पहला कथन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का ध्येय बच्चों को एक नैतिक और मानसिक ऊर्जा प्रदान करना होना चाहिए। यह इसलिए कि वे स्वतंत्र रूप से सोच सकें और अपनी विशिष्टता खोए बिना सामाजिक बलों का सामना कर सकें। ये कथन है, सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, पारस्परिक सम्मान और विविधता के प्रति सम्मान जैसे मानवीय गुणों के एक जनाधार का निर्माण करने और उसका विस्तार करने की नियामक जिम्मेदारी का वहन करता है। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। बी सही व्याख्या करता है ए का। सेकंड ऑप्शन है तथा बी दोनों सही हैं किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है ए सही है परंतु किंतु बी गलत है। लास्ट है ए गलत है किंतु आपका बी सही है। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है। ए तथा बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या करता है ए का। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल की जाती है। किसकी बात करें, समय रेखा की बात करें। पहला ऑप्शन है कारण या प्रभाव के संबंध को दर्शाने। सेकंड है संगठन के आंतरिक संरचना प्रदर्शित करने। थर्ड है दो कालखंडों के मध्य संबंध का पता लगाने। लास्ट है जानकारी को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें जो राइट है ऑप्शन थर्ड सही है, दो कालखंडों के मध्य संबंध को पता लगाने के लिए। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों के पूरे क्लास के लिए नियम बनाने को कहती है। विचार पूरी कक्षा से लेते हैं। विद्यार्थी द्वारा हर एक नियम पर चर्चा होती है और वे अपना सहमति देते हैं। इन नियमों को लिखा जाता है और वह कक्षा की दीवार पर चिपकाया जाता है। यह गतिविधि निम्न में से कौन से विषय को परिचित कराने के लिए उचित गतिविधियों हो सकती है। देखिए ऐसा गतिविधि बहुत ही पॉजिटिव गतिविधि होती है, इसलिए हम बच्चों को उसमें एंगेज करें, बच्चों के विचार जानें, फिर समूह में चर्चा करें, फिर उसे एकदम फाइनल रिजल्ट दें। ऑप्शन है विविधता और भेदभाव। सेकंड है हस्याकरण या फिर लास्ट है न्यायपालिका या फिर संसद। इसमें जो किसको इंडिकेट कर रहा है, ये आप कहेंगे यह इंडिकेट कर रहा है संसद को कर रहा है। जैसे संसद में भी इसी प्रकार से कोई काम होता है, चर्चा होता है, पर चर्चा होती है, कानून बनता है, पास होता है, तो यही आपका इस संसद को इंडिकेट कर रहा है। प्रारंभिक स्कूल के छात्रों को किसी स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका को बताने के लिए सबसे उचित तरीका निम्न में से कौन सा हो। क्या बात करें, स्वतंत्रता सेनानी की बात करें। विवरणात्मक विधि, व्याख्यान विधि, अध्ययन विधि, किताब को पढ़ना। देखिए अगर इसमें आपको चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं। किताब से पढ़ के बच्चा जानकारी ले सकता है, विवरणात्मक विधि से, व्याख्यान विधि से। आपने शुरू में बताया ना ऑप्शन आपको मिलेंगे चार के चारों सही रहते हैं, लेकिन वहाँ पे समझना पड़ेगा चारों में कौन सबसे ज़्यादा सही। आप कहेंगे विवरणात्मक विधि। फिर व्याख्यान विधि से नहीं पढ़ा सकते, स्वयं अध्ययन, बच्चा स्वयं से अध्ययन करेगा, पढ़े तो का लेकिन अच्छे से नहीं समझ पाएगा, लेकिन जब विवरण के साथ पढ़ेगा तो ऑप्शन आपका फर्स्ट है, वह अच्छे से समझेगा। निम्न में से कौन से चरण पाठ योजना के अंत में होना चाहिए दोस्तों। कौन से चरण पाठ योजना के अंत में होना चाहिए। ऑप्शन है विद्यार्थी अधिगम के उद्देश्यों की योजना बनाना। सेकंड है मूल्यांकन करने हेतु कार्यनीतियाँ बनाना। थर्ड है उचित विधियों संसाधन का चयन। लास्ट है सही शिक्षण शास्त्रीय कार्यनीतियों का चुनना। ऑप्शन इसमें जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही है, मूल्यांकन करने हेतु कार्यनीतियाँ बनाना थी, या लास्ट में चुनना चाहिए था। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। निम्न में से रीतियों का घटना चक्र छात्रों को परिचित कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ऑप्शन है वाद विवाद, प्रदर्शन, केस अध्ययन, पैनल परिचर्चा।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही है। परिदर्शन दोस्तों, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्रों और दर्शनों की क्या भूमिका हो सकती है? पहले कथन है अवधारणाओं को समझाने की, सेकंड है उत्सुकता उत्पन्न करने की, थर्ड है अनुमान लगाने की, लास्ट है दृश्य वृत्तांत के रूप में। ऑप्शन इसमें जो दिए हैं ए बी और सी सही है, सेकंड है ए बी सी और डी सही है, थर्ड है बी सी और डी सही है, लास्ट है ए सी और डी सही है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही है, ए बी सी और डी इज राइट आंसर। कहने का तात्पर्य इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। छात्रों को यह समझने की हमारा लैंगिक बोध अक्सर इस बात पर निर्भर होता है कि हम किस परिवार या किस समाज में रहते हैं। निम्न में से कौन सी गतिविधि बेहतर होगी? कथन है घर के काम पर चर्चा तथा पुरुषों के कार्य के साथ इस कार्य के महत्व पर चर्चा। थर्ड है बच्चों के खिलौने खेलों के लैंगिक चित्र को पहचानने के लिए कहना। थर्ड है लड़कियों और लड़कियों के शैक्षिक आंकड़ों का विश्लेषण करना। ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है, लास्ट है ए बी और सी इज राइट आंसर। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है, ए और बी सही है, ए भी सही है और आपका बी भी सही है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आदिवासियों स्कूल कार्यक्रम में रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाए जैसे पुराने किस्में वह पिछड़ा दिखाना एक विशिष्ट उदाहरण है। क्या दिखाता है? जैसे आदिवासियों के बारे में क्या दिखा रहे हैं? रंग बिरंगा कपड़ा दिखाना, सिर पर मुकुट लगाना, पुराने किस्म का पिछड़ा दिखाना, तो यह किस चीज़ को इंडिकेट करता है? हसियाकरण, रूढ़बद्ध धारणाओं को, गुटोआइजेशन को, या फिर पूर्वाग्रह को? आप कहेंगे ये इंडिकेट करता है दोस्तों रूढ़बद्ध धारणाओं को। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा प्रमाणित मिल गया है कि सिर्फ जो आदिवासी हैं वही रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, वही मुकुट लगाते हैं? यह दोस्तों फिक्स नहीं है, ये अब कहीं प्रमाणित नहीं मिला है। यह दिखाना एक रूढ़बद्ध धारणा है, लैंगिक रूढ़बद्ध धारणा कही जाती है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा के भाग के रूप में प्रदान का क्षेत्र भ्रमण अवसर बन सकता है। ऑप्शन पहला कथन है पहले दोस्तों पृथ्वी के संरक्षण की प्रक्रिया ज्ञात करने के लिए, इसके माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने वाले लोगों के साथ जुड़ने के लिए, संसाधन उपयोग के बहुपरिप्रेक्ष्य के लिए, लास्ट है विकास के उनके अपने विचारों पर चिंतन करने के लिए। ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, सेकंड है ए बी और सी सही है, थर्ड है ए और बी सी सही है, लास्ट है ए बी सी डी, चारों ऑप्शन सही हैं। आप कहेंगे इसमें ये चारों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं है? अब रचनावादी की विशेषता जो नहीं है, जो निगेटिव पॉइंट है वही आपको बताना है। ऑप्शन पहला क्रियाकलाप अन्योन्य क्रियात्मक और बाल केंद्रित होती है, अध्यापक सुसाध्यकर्ता के रूप में कार्य करता है, कक्षा में अधिगम अध्यापक द्वारा संचालित होती है, कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक होता है। इसमें रचनावादी, कौन सा ऑप्शन रचनावादी के खिलाफ है? आप कहेंगे इसमें जो रचनावादी के खिलाफ है ऑप्शन थर्ड सही है कि सिर्फ कह रहे हैं कक्षा में अधिगम सिर्फ अध्यापक के द्वारा होता है। ऐसा नहीं है, कक्षा में जो अधिगम होता है सबसे ज्यादा बच्चों के द्वारा होता है, अध्यापक के द्वारा नहीं। सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कथन है सामाजिक अन्योन्य की जांच करने के लिए कक्षा में परिस्थितियां प्रदान करना, सेकंड है अन्याय के मामलों को देखने के सही तरीके की शुरुआत में ही बता देना, लास्ट है सामाजिक वास्तविकताओं पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को सामर्थ्य बनाना। ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल बी और सी सही है, लास्ट है ए और सी सही है, वो थर्ड ऑप्शन लास्ट है बी, ए बी और सी, ये चारों ऑप्शन तीनों ऑप्शन सही हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही है, सी सही, बी की जो कि गलत है, इसलिए ऑप्शन इसमें इट इज राइट आंसर। इतिहास की रचना कैसे हुई, इस पर निम्नलिखित दो कथन पढ़िए। पहला है कथन है इतिहासकार अतीत को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह उनके अध्ययन की अवधि या उनके अन्वेषण की प्रगति पर निर्भर करता है। सेकंड है लेखक ने मौलिक रूप से क्या लिखा, इसका अनुमान लगाने के लिए एक जैसे अवतरण के विभिन्न पांडुलिपि अनुवाद के इतिहासकारों को पढ़ना पड़ता है। ऑप्शन है जो कह रहे केवल एक सही है, दो सही है, दोनों का ऑप्शन थर्ड सही है, एक और दो दोनों सही है, लास्ट है दोनों कथन सही है, सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या भी सही कर रहा है। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है, दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो रहा है, ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से परियोजना कार्य के लिए आयोजन का सोपान है? दोस्तों कथन है
समूह परियोजना हेतु समूहों का निर्माण कहना। सेकंड है संसाधनों एवं सूचना का संग्रह। थर्ड है रिपोर्ट बनाना। आप सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। पहला ऑप्शन है केवल ए और बी सही है। सेकंड है बी और सी सही है। लास्ट केवल ए और सी सही है। थर्ड था फोर्थ ऑप्शन है ए बी और सी, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता एवं संपत्तियों को लागू करने के कौशल का आकलन करते हैं? कथन है आपके अनुसार सरकार को किसानों को कर मुक्त दिलाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या बात करें? कर मुक्त दिलाने के लिए बात कर रहे हैं। कल्पना कीजिए आप मछुआरों के समुदाय के एक परिवार से हैं। आप इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या इंजन लेने के लिए बैंक से उधार लिया जाए। आप क्या विचार करेंगे? सेकंड कथन है कुछ सेलों की आकृति कुकुरमुत्त मशरूम जैसे क्यों होती है? कारण बताएं। ऑप्शन है ए और सही विकल्प को चुनना है। ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है। लास्ट है ए बी सी, तीनों ऑप्शन सही हैं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है, ए और बी सही है, सी की जो कि गलत है। निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता मूल्यांकन कौशल का आकलन करता है? कथन है निम्नांकित आधारों पर बड़े व छोटे किसानों की दशाओं की तुलना कीजिए। एक खेत की जुताई, बी लोन की आवश्यकता, सी फसल बेचना। थर्ड है कलपट्टू के विभिन्न लोगों की सूची बनाएं जो खेती पर निर्भर थे। सेकंड और थर्ड कथन है समुद्र लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन है ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है केवल ए सही है। लास्ट ऑप्शन है केवल सी सही है। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है। इसमें केवल सी सही है, वो थर्ड सही है। निम्नलिखित में से कौन से मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? किसकी बात करें? मानचित्र की बात कर रहे हैं। ऑप्शन पहले कथन दिए विश्व महासागरीय घाटियाँ। वो सेकंड कथन है गिब्राल्टर की खाड़ी। थर्ड है दिल्ली का वातावरण। लास्ट है अक्टूबर के महीने में वर्षा। आप इसे किसी मानचित्र में दिखा सकते हैं। आप कहेंगे ऑप्शन इसमें जो दिए गए हैं ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, ए सी डी सी है। लास्ट है ए बी और डी सी है। इसमें ऑप्शन लास्ट ही आपका सही है दोस्तों। ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी गलत है। एक प्रकृति भ्रमण के बाद विद्यार्थी की सबसे पहले आंक सकते हैं उनके विश्लेषणात्मक चिंतन पर, अवलोकन पर, प्रयोग पर, तार्किक क्षमता पर। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन इसमें राइट है। अवलोकन को जांच सकते हैं कि बच्चा अवलोकन क्या किया। ऑप्शन इसलिए सेकंड इज राइट आंसर। अगले और लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछती है जैसे जल संबंधी ऐसी कौन सी समस्या है जिनका आप अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं? इसे माना जा सकता है एक बंद सिरे वाले प्रश्न के रूप में, एक खुले अंत वाले प्रश्न के रूप में, एक निष्कर्ष निकालने वाले प्रश्न के रूप में, अभिसारी प्रश्न के रूप में। देखिए प्रश्न जो होता है एक अभिसारी होता है, एक अपसारी होता है। अभिसारी जो होता है वह निगेटिव पॉइंट होता है, अपसारी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। एक खुले जो प्रश्न पूछेंगे ऐसी जल संबंधी कौन सी समस्या जिन्हें आप दैनिक जीवन में देखते हैं। अब बच्चा इसमें ऐसा क्वेश्चन जब आप पूछेंगे बच्चा अनेक जवाब दे सकता है, एक ही जवाब फिक्स नहीं है, इसलिए खुले अंत वाले प्रश्न के रूप में आप इसे जानते हैं। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन है देखिए सबसे पहले गद्यांश दिया गया, हम सब गद्यांश को पढ़ेंगे। इसमें गद्यांश पद्यांश 15 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं गद्यांश पद्यांश से पूछे जाते हैं। गद्यांश दिया गया है इससे पढ़ेंगे, इसी से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। वही करेंगे नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। फिर लोगों का शोर, ध्वनि यंत्रों का शोर, वाहनों का शोर, उद्योगशालाओं का शोर, इन सब ने वातावरण को शोर शराबे से युक्त कर दिया है। प्रश्न है कि इस मारक रोग से कैसे बचा जाए। वैज्ञानिक इसके लिए अनेक वर्षों से चिंतित हैं। इसमें उन्हें कुछ सफलता भी मिली है। यदि कल कारखानाओं में, उद्योगशालाओं में, गैस निकासी चिमनियों में ऐसे प्रबंध किए जाएं कि केवल वायु ही बाहर जा सके, अन्य कण अथवा विषैली गैस बीच में ही शोषित हो सके, तो प्रदूषण रुक सकता है। वाहनों के धुआं निकासी यंत्रों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि उनमें अनावश्यक कार्बन बीच में ही रोका जा सके। कल कारखानाओं से निकलने वाले अपद्रवों को नदियों में न मिलाया जाए बल्कि उनका पुनः शोधन करके अपद्रव्यों से
मुक्त करके जल को भूगर्भ में डाला जाए। चिमनियाँ इतनी ऊंची हों कि धुआं नीचे न आ सके। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षों का काटना निषिद्ध है। देखिए, यह जो गद्यांश है किस पे फोकस कर रहा है? यह पर्यावरण पे फोकस कर रहा है। हम सब जो कल कारखानों से धुएं निकलते हैं, उससे जो पॉल्यूशन होता है उस पे फोकस कर रहा है। नदियों से जो पानी, नदियों में जो पानी जाता है उस पे फोकस कर रहा है। हमको वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, इस पे फोकस कर रहा है। क्वेश्चन को समझते हैं। कोलाहल का कारण नहीं है। कोलाहल का कारण इसमें बताया गया ना कि ध्वनि जो कंपनियों से जो ध्वनि आती है वह कोलाहल का कारण है। तो ऑप्शन इसमें ये समझते हैं कौन नहीं है। जो नहीं है वह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लोग हैं, ध्वनि यंत्र है, वाहन है, पशु पक्षी है। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा पशु पक्षी है। कोलाहल का कारण पशु पक्षी है। देखिए, एक होता है कोई चीज़ एक लिमिटेड, मतलब कि बहुत ज़्यादा शोर नहीं करना। जो पशु पक्षी होती हैं एक मधुर शोर करती हैं, लेकिन आपका जो वाहन होता है, ध्वनि यंत्र होते हैं, लोग हैं, इनका शोर बहुत तीव्र होता है, इसलिए यह नुकसानदायक होते हैं। इन पक्षियों का शोर वह जो है मधुर होता है। इसलिए ऑप्शन कोलाहल का कारण क्या नहीं है? कोलाहल का कारण आपका पशु पक्षी नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने का उपाय बताइए। देखिए, आपको समझना है वायु प्रदूषण होता किससे है। आपके दिमाग में आएगा वायु प्रदूषण बहुत चीज़ों से हो सकता है, जैसे कल कारखानों बंद कर दी जाए। उपाय आपको बताना है। गए देखिए, आप कहेंगे पहला ही ऑप्शन सही है, कर दीजिए, एकदम जड़ से ही समस्या खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों और भी चीज़ों पर तो प्रभाव पड़ेगा। आपको ऐसे विकल्प की तरफ नहीं जाना है, आपको विकल्प को खोजना है कि दोनों चीज़ चलता रहे। आप यह नहीं कर सकते बंद काल खारों में बंद कर दें। सेकंड है गैस निकासी, चिमनी बंद कर दी जाए, चिमनी में वायु अवशोषित हो जाए, या फिर चिमनी में ही गैस अवशोषित हो जाए। यह ऑप्शन इसमें 4 सही होगा। तो दोस्तों हानिकारक गैस है वह चिमनी में ही अवशोषित कर लिए जाए, बाकी जो शुद्ध हवा है उसे ऊपर भेज दीजिए, और चिमनी इतनी ऊपर हो कि फिर वह वापस जमीन पर न आए। ऑप्शन इसमें 4 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वाहनों से निकलने वाले धुएं का प्रभाव। दोस्तों जो वाहन से धुआं निकलता है दोस्तों, उससे क्या प्रभाव पड़ता है? सबके लिए हानिकारक होता है, केवल मनुष्यों को प्रभावित करता है, केवल पेड़ पौधों को प्रभावित करता है, सबके लिए हानिकारक नहीं होता है। आपको पता होगा जो वाहन होता है दोस्तों, वाहन से जो धुआं निकलता है ये सबको प्रभावित करता है। ऐसा नहीं सिर्फ मानव पे ही प्रभाव डाल रहा है, मानव पे डालता है, पेड़ों पे डालता है, पक्षियों पे डालता है, जानवरों पे डालता है, ये सभी पे प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गद्यांश के आधार पर जल प्रदूषण से मुक्त का उपाय बताइए। इस प्रकार से गद्यांश में बताया गया है कि जल प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है। ऑप्शन है संशोधन, पुनः संशोधन, एकत्रीकरण, जल संशोधन। इसमें जैसे गद्यांश में बताया गया था ना कि हम सब पुनः संशोधन करके उसे जो है ऑप्शन सेकंड सही होगा, जल को हम एकत्रित करें, उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे अलग कर लें, और जो शुद्ध जल हो जाएगा उसे हम नदी में छोड़ दें। शुद्ध जल मतलब पीने लायक नहीं हो जाएगा, लेकिन उसमें से जो नुकसानदायक चीजें रहेंगी उन सबको छान लिया जाएगा। ऑप्शन इसलिए पुनः संशोधन ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। चिमनी इतनी ऊंची हो कि दोस्तों क्या होना चाहिए, आपको बताया था चिमनी इतनी ऊंची होनी चाहिए कि धुआं फिर वापस ना आ पाए जमीन पे, धुआं वहां तक पहुंच ना सके, धुआं अवशोषित हो जाए, धुआं नीचे ना आ सके, धुआं अपना असर खो दे। आप कहेंगे यही होगा, धुआं नीचे न आ सके। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। गद्यांश की मुख्य चिंता क्या है दोस्तों? गद्यांश की जो चिंता है किस पे फोकस है? गद्यांश का जो फोकस है प्रदूषण पे है, वायु प्रदूषण पे है, ध्वनि प्रदूषण पे है, जल प्रदूषण पे है। जो गद्यांश का फोकस है वह आपका प्रदूषण पे है। वह गद्यांश में कहा गया है, वायु प्रदूषण पे को भी कहा गया है, ध्वनि प्रदूषण को भी कहा गया है, जल प्रदूषण को भी कहा गया है। इसलिए आप प्रदूषण जब नाम लेंगे तो प्रदूषण में यह सभी आ जाते हैं, लेकिन अगर सिर्फ वायु की बात की जाए, फिर ध्वनि की बात की जाए, जल की बात की जाए, तब यह अलग अलग होते हैं। लेकिन जब प्रदूषण की बात किया जाता है तो प्रदूषण फर्स्ट है। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। व्यवस्थित का विग्रह बताइए। देखिए, ग्रामर के कोई क्वेश्चन अलग से नहीं पूछे जाते, इसमें ग्रामर के आपके 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ पद्यांश में ही मिल जाते हैं। हाईएस्ट अभी तक 4 पूछा जाता है, 5 मानिए 5 के ग्रामर क्वेश्चन मिल सकते हैं, कभी कभी 2 मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है, यही आंकड़ा देखने को मिलता है। व्यवस्थित का विग्रह बताना है, पहला ऑप्शन है।
व्यवस्थित प्लस तय, सेकंड है व्यवस्था प्लस इत, थर्ड ऑप्शन है व्यवस्था प्लस इत, लास्ट ऑप्शन है व्यय प्लस स्थित। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन व्यवस्थित का विग्रह होगा व्यवस्था प्लस इत, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है, ग्रामर का यह दूसरा क्वेश्चन है। विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है, अनावश्यक कार्बन, मारक रोग, विषैली गैसें, शोर शराबा। तो विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सही होगा, शोर शराबा। दोस्तों यह विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चिंतित में प्रत्यय है, देखिए ग्रामर का यह तीसरा क्वेश्चन है। चिंतित में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है, तित प्रत्यय है, इत प्रत्यय है, इत प्रत्यय है या फिर त प्रत्यय है। देखिए एक होता उपसर्ग, एक होता प्रत्यय, इसको आप जानते रहिए क्योंकि एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन मिल सकते हैं। चिंतित इत, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, तो चिंतित में कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय होगा, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए हम सब जो गद्यांश से क्वेश्चन बने थे उसको कवर कर लिए, अब हम सब जो आपके गद्यांश से क्वेश्चन बने हुए हैं उसको समझते हैं, उससे क्वेश्चन जो बना है उसको सॉल्व करते हैं। पहले पद्यांश को पढ़ते हैं। ये भाइयों सोए सोए बहुत, अब तो उठो जागो अहो, देखा जरा अपनी दशा आलस्य को त्यागो अहो। देखिए इसमें किसकी बात कर रहे हैं कि सफलता की बात कर रहे हैं, आलस्य को त्यागने की बात कर रहे हैं। तो और आगे पढ़ रहे हैं, कुछ पार है क्या, क्या समय उलट फेर ना हो चुके, अभी सजग हो गए ना क्या, सर्वस्व तो ही खो चुके हैं। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर अपना अपना विध्वन बाधाएं हरो। यह तो दोस्तों उपद्यांश हो गया। अब इसे जो क्वेश्चन बने हैं उसको हम सब समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो निरर्थक दिन बिता रहा है उन्हें आप क्या कहेंगे, जो कुछ काम नहीं कर रहा है, रूम पे बैठा ही है, घर पे बैठा है, तो उसे आप क्या कहेंगे, वीर समान कहेंगे, सजग पूर्ण कहेंगे, आलसी कहेंगे, मृतक समान कहेंगे। पद्यांश में उसे किस प्रकार से इंडिकेट किया गया है, उसे दोस्तों मृतक के समान कहा गया है कि आज जो निरर्थक है, जो कोई काम कर नहीं रहा है, वह एक मृतक के समान है। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। देखिए जो पद्यांश में बताया गया हमको उसी हिसाब से बताना है, अपने हिसाब से नहीं बताना है कि हम हमारे हिसाब से यह सही होगा, हमारे हिसाब से यह सही होगा पेडागोजी में चलता है, ना कि आपके इस पद्यांश में चलेगा। कविता का प्रेरणा स्वर क्या है दोस्तों, कविता का प्रेरणा स्वर पहला ऑप्शन है कर्मशीलता सजगता, सेकंड ऑप्शन है सजगता, युद्धरत रहना, थर्ड है युद्धरत रहना, आलसी या फिर आलस से सजगता। आप कहेंगे इसमें किसकी बात किया जा रहा है, आलस को त्यागने की बात किया जा रहा है था, और इन्हीं सबकी। तो जब हम आलस को त्यागेंगे तभी तो हम कर्मशीलता में होंगे, सजगता। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। कविता का प्रेरणा स्वर क्या है, हमको कर्मशील बनना है और सजग बनना है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कवि ने मनुष्य को किस तरह किस महत्वपूर्ण गुण की ओर संकेत किया है। ऑप्शन है पहला वीरतापूर्वक कठिनाइयों का सामना करना, सेकंड है अपने इष्ट के चरणों में सर्वस्व देना, थर्ड है सोना छोड़कर युद्धरत रहना, या फिर दुश्मन के प्रति धैर्य व्यवहार करना। इसमें जो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन जो सही हो जाएगा फर्स्ट सही होगा, वीरता पूर्वक कठिनाइयों का सामना करना। पद्यांश से किस पे फोकस है, ऑप्शन फर्स्ट पे फोकस है, फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, करें उठो जागो प्रतीक है दोस्तों, किसका प्रतीक है, पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता के लिए उलट फेर कहना, सेकंड है स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना, थर्ड है सोकर जल्दी बिस्तर छोड़ देना, लास्ट है सर्वस्व होना और धैर्य धारण करना। तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन सेकंड सही है, स्वतंत्र के लिए आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। संसार को कहकर संबोधित किया है, क्या क्या है, युद्ध विजयी, धैर्यधारी, युद्ध क्षेत्र या फिर स्मारक स्थल। इसमें जो सही हो जाएगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड सही है, युद्ध क्षेत्र। संसार को युद्ध क्षेत्र कहकर संबोधित किया है, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन सा शब्द समूह से भिन्न है दोस्तों,
आलस से आलसी है, सजग है, वीर है। आप कहेंगे आलस, इसमें जो शब्द आपका भिन्न है उसे बताना है। तो आलस से आलसी, सजग, वीर। देखिए आलस यह भिन्न है। आलसी होना, सजग होना, वीर होना, यह किसी आदमी या कोई आदमी यह कर सकता है कि बहुत आलसी है, सजग है, वीर है। लेकिन आलस क्या है? आलस इस सभी से भिन्न है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब हम सब पेडागोजी के जो आपके 15 क्वेश्चन हैं उसको शुरू करते हैं, उसको कवर करते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किसके अधिकाधिक अवसर मिलने से विद्यार्थी की भाषा और साक्षरता विकास को बल मिलेगा? क्या मिलने पे? बच्चे पर बोझ डाले बगैर सीमित संसाधनों से। सेकंड है सहज लेखन और वाचन के बौद्धिक तरीकों से। थर्ड है जिन विद्यार्थियों का विकास पहले से अच्छा है उनके लिए गतिविधियों का अनुकूलन करके। लास्ट है कक्षा में पठन कोना सृजित कर वहाँ पुस्तक रखकर। देखिए जिसे जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं उसमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा इसमें सही क्या हो सकते हैं। बच्चे के फेवर में कौन सा ऑप्शन है? बच्चे के फेवर में ऑप्शन सेकंड है सहज लेखन और वाचन बौद्धिक तरीके से बच्चा लिख सकता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अंजना व्याकरण की कक्षा के बारे में भ्रमित है, कैसे पढ़ाया जाए? आप उसे व्याकरण शिक्षण का कौन सा सर्वोत्तम तरीका सुझाना चाहेंगे? क्या दोस्तों व्याकरण, अंजना जो है व्याकरण पढ़ाने के लिए चिंतित है कि हम कैसे पढ़ाएं, अब कौन सा तरीका है वो व्याकरण पढ़ा सकती है? पहला ऑप्शन है व्याकरण के नियम कैसे बनते हैं इसे व्याख्या करना। सेकंड है स्वाभाविक विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना। थर्ड है यदि व्याकरण में कोई अपवाद है तो उसे सबसे पहले व्याख्यान करना। लास्ट है व्याकरण की भूमिका का महत्व का वर्णन करना। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही होगा। स्वाभाविक विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना। सबसे पहले आप बच्चों को पूछिए, बच्चे से इंगेज होइए, बच्चों के बारे में जानिए, फिर धीरे धीरे उसे इंटरेक्ट करके फिर पढ़ाना है। तो ऑप्शन इसलिए सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भाषा अधिगम के लिए सामग्री निर्माण का एक सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है पहला प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। सेकंड सामग्री को धीरे धीरे स्तरवार बनाना चाहिए। थर्ड है पाठ्य पुस्तकें अपने आप में पर्याप्त है इसलिए शिक्षार्थियों को कुछ देने की जरूरत नहीं है। लास्ट है सामग्री बहुत ही सूचनाप्रद होनी चाहिए। ऑप्शन इसमें जो धीरे धीरे स्तरवार बनाना चाहिए सामग्री को, ऑप्शन सेकंड सही होगा। समझो हमारी सामग्री हो, सामग्री को धीरे धीरे स्तरवार बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही पहले ही बच्चों को बहुत हाई लेवल का स्तर दे दीजिए, तो उसे धीरे धीरे उसके स्तर पर लाना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अध्यापक विद्यार्थियों को गलतियों का विश्लेषण करते हैं, गलतियों के प्रति प्रतिरूपों की पहचान करके विद्यार्थियों को पुनः पढ़ाते हैं और उनका स्पष्टीकरण देते हैं। यह किसके अंतर्गत आएगा? पहले क्या करें, पहले गलतियों का विश्लेषण करते हैं, फिर उनके प्रतिरूपों की पहचान करके विद्यार्थियों को पुनः पढ़ाते हैं। यह क्या कहलाएगा? सूक्ष्म शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, नियमित शिक्षण, चुनौतीपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सेकंड सही होगा, यह उपचारात्मक शिक्षण होगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विद्यार्थियों के लिए मुक्त लेखन का मुख्य लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है मुख्य बल सटीकता पर होना चाहिए और प्रवाह मुक्त होना चाहिए। सेकंड है शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के शब्दों लेने के लिए स्वच्छंद हो। थर्ड है शिक्षार्थी रचनात्मक के लिए स्वच्छंद हो। लास्ट है लिखने की स्वच्छंदता हो। किसकी बात कर रहे हैं? मुक्त लेखन का मुख्य लाभ क्या होगा? मुक्त लेखन का जो मुख्य लाभ होगा ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही हो, शिक्षार्थी रचनात्मक के लिए स्वच्छंद हो। दोस्तों ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्याकरण के कार्य कैसे होने चाहिए? दोस्तों किसके कार्य? व्याकरण के कार्य। पहला ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। सेकंड है जीवन उन्मुख होने चाहिए। थर्ड है नियमों पर केंद्रित होने चाहिए। लास्ट है स्मृति आधारित होने चाहिए। व्याकरण के जो कार्य हैं वह किस पे होने चाहिए? ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा, संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। किस पे होने चाहिए दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही है? दोस्तों किसके बात कर रहे हैं? भाषा अधिगम की बात कर रहे हैं।
सभी प्रकार की विषय वस्तु भाषा अधिगम है। सेकंड है विषयों का अधिगम भाषा अधिगम में मदद नहीं करता है। थर्ड है ज्ञान और गणित सीखने के लिए भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। लास्ट है भाषा अधिगम विषय सामग्री और वित्रांतरों के आधार पर होनी चाहिए। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के विषय वस्तु भाषा अधिगम है। जितने हमारे हम भाषा अधिगम क्या होता है, जो चीज़ अधिगम मतलब होता है जो चीज़ हम कुछ सीखते हैं, और भाषा अधिगम मतलब किसमें कौन सा आएगा, सभी प्रकार के जितने भी विषय वस्तु हैं वह आपका अधिगम तो ही करते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों में भाषिक निपुणता सर्वाधिक उपयुक्त किस प्रकार से विकसित की जा सकती है। ऑप्शन है पहला व्याकरण नियमों के ड्रिल और अभ्यास द्वारा। सेकंड है नियमित रूप से शुद्ध लेख द्वारा। थर्ड है कार्य आधारित गतिविधियों में भाग लेकर। लास्ट है शब्द भंडारण का संवर्धन करके। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है, कार्य आधारित गतिविधियों में भाग लेकर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। पहले क्वेश्चन चलते हैं। कक्षा 5 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के लिए कुछ कहानियों का चयन किया। कहानियों के चयन हेतु इस मानदंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें जो ऑप्शन देखिए नहीं पूछा गया, नहीं अगर पूछा गया तो आपको यह देखना होगा जो ऑप्शन गलत है, नहीं ऑप्शन थोड़ा सा आप ऐसे हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि पता रहे कहाँ इसमें हमको नहीं बताना है, गलत बताना है। ऑप्शन है ये विद्यार्थियों की रुचि पर आधारित होनी चाहिए। सेकंड है ये विद्यार्थियों के भाषा स्तर और भाषा विकास पर आधारित होनी चाहिए। थर्ड है विद्यार्थियों के पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए। लास्ट है चयनित की गई पुस्तकें भारतीय पृष्ठभूमि से होनी चाहिए। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सही है, चयनित की गई पुस्तकें भारतीय पृष्ठभूमि से होनी चाहिए। यह नहीं है दोस्तों, यही आपका गलत है और गलत ही आपका राइट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर उसे भारत की पृष्ठभूमि से पुस्तक को पढ़ाना चाहिए, बाकी अदर पुस्तक नहीं देना चाहिए, तो ऐसा ऐसा नहीं कहना है, इसलिए यही गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक शिक्षार्थी अपनी पठन क्षमता अपने संज्ञानात्मक स्तर के एक श्रेणी ऊंचे की अपठित पाठ्य सामग्री के जटिल विश्लेषण करके प्रदर्शित करती है। यह किससे मेल खाता है। ऑप्शन है बोधगम्य निवेश। सेकंड ऑप्शन है बोधगम्य उत्पाद। थर्ड है मॉनिटर परिकल्पना। लास्ट है स्वाभाविक क्रम। अब इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है, बोधगम्य निवेश। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, बोधगम्य निवेश। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जब हम अपने विद्यार्थियों को अधिकृत भाषा के साथ साथ दूसरे विषयों के माध्यम से भाषा सीखने के अवसर देते हैं तो यह अवसर क्या कहलाएंगे। ऑप्शन है पहला भाषा एकीकरण। सेकंड है भाषा अर्जन। थर्ड है भाषा बोधगम्यता। लास्ट है भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सही है, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाषा के आकलन में निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। किसकी बात करें, निदानात्मक परीक्षणों की बात करें तो ऑप्शन है पहला उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों की कमियों का पता लगाना। सेकंड है विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए शिक्षार्थियों की उपयुक्तता का आकलन करना। थर्ड ऑप्शन जो है दोस्तों कैंपस प्लेसमेंट देने के लिए निपुणता का परीक्षण लेना। लास्ट है भाषा प्रयोग के लिए विद्यार्थियों की क्षमता की जांच करना। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है, उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों की कमियों का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह लेखन जिसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि लेखन इस रूप से प्रस्तुत किया जाए कि दूसरे आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें, इसे हस्तलेखन वर्तनी विराम चिन्ह और सामान्य लेआउट शामिल है। यह क्या कहलाएगा। ऑप्शन है पहला संयोजन कहलाएगा, प्रतिलेखन कहलाएगा, मुक्त हस्तलेखन कहलाएगा। लास्ट है लेखन के बारे में लिखना कहलाएगा। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिलेखन कहलाएगा। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, प्रतिलेखन कहलाएगा। साझा पठन के लिए अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। किसकी बात करें, साझा पठन की बात करें। ऑप्शन है पहला आपने जिस पाठ्य सामग्री को सुसर पढ़ा है कुछ विद्यार्थियों को उसका अनुसरण करने के लिए कहना। सेकंड है सस्वर पठन करना, विद्यार्थियों में अपने पीछे या सामूहिक रूप से दोहराने के लिए कहना। लास्ट थर्ड है पाठ्य सामग्री पढ़ते समय विद्यार्थियों का अनुसरण करना। लास्ट है पठन प्रक्रिया का आदर्श रूप प्रस्तुत करना, जैसे हाव भाव के साथ कैसे पढ़ा जाए और अपरिचित शब्दों के साथ क्या किया जाए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सही है,
पठन प्रक्रिया का आदर्श रूप प्रस्तुत करना, जैसे हाव भाव के साथ कैसे पढ़ा जाए और अपरिचित शब्दों के साथ क्या किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक अध्यापिका संज्ञा समझने के लिए पहले उदाहरण देती है, फिर उसकी परिभाषा बताती है। यह विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन है क्या कर रही है दोस्तों, पहले अध्यापक संज्ञा समझाने के लिए उदाहरण दे रही है, पहले उदाहरण देती है फिर उसकी परिभाषा बताती है। मतलब कोई चीज़ पहले हम उसके बारे में कुछ उदाहरण बता दें, जो चीज़ बता रहे हैं उसका चित्र दिखा दें, फिर हम इसकी परिभाषा बताएं। आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, संप्रेषणात्मक विधि, प्रदर्शन विधि, ये आपकी जो कही जाएगी दोस्तों, यह आगमनात्मक विधि कही जाएगी। जो हम सूत्र से पहले बताएं फिर तब उदाहरण दें तो ये आपका निगमनात्मक कहलाएगा, लेकिन जब हम पहले उदाहरण देते हैं फिर उसकी परिभाषा बताते हैं तो ये आपका आगमनात्मक विधि कही जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आज हम सब दोस्तों 7 फरवरी 2023 में आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसी दिन पेपर हिंदी के 30 क्वेश्चन कवर किए। बहुत बच्चे होते हैं जो हिंदी को बहुत लाइटली नहीं लेते हैं, उनका मानना होता है कि हिंदी को हम लास्ट में कर लेंगे, लेकिन फिर वही बच्चे कहते हैं कि हमारा हिंदी तो आ रहा था लेकिन छूट गया। इसलिए हिंदी को आप अच्छे से तैयार करिए, हिंदी के साथ साथ आपका संस्कृत भी तैयार हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यह क्लास में ही समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नए वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों